हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दादी माँ अच्छी तरह से जान चुकी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब समझाना इतना आसान नहीं होने वाला था और वो ये भी जानती थी कि इतने लंबे सफ़र से थकी हारी अनिका इन लोगों का सामना भी नहीं कर पाएगी। हालांकि दादी माँ ने अनिका की काबिलियत तो पहले ही देख ली थी, मगर इस बार अनिका का पासा काफ़ी ढीला था क्योंकि अनिका और रोहित की शादी नहीं हुई थी और अगर लीगली देखा जाए तो अनिका रोहित की कुर्सी पर कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकती थी। दादी माँ को ये मैटर अपनी सूझबूझ से ही सुलझाना होगा, ये बात दादी माँ जान चुकी थी। दादी माँ ने लीला से कहा, अनिका और बच्चों को पहले अपने कमरे में ले जाना, उनसे कहना कि वो आराम करे, मैं उनसे बाद में मिलने आऊँगी। तभी दादी माँ के आसपास जमा हुए लोगों ने दादी माँ से कहना शुरू कर दिया, दादी माँ प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको आज ही फैसला करना होगा और आपको अनिका को प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी से हटाना होगा। तभी अचानक नन्ही सी रिया शोर मचाती हुई मारवा हाउस में दाखिल हुई। नन्ही सी रिया की आवाज़ से जैसे पूरा का पूरा मारवा हाउस फिर से जिंदा हो गया था। दादी माँ और लीला की आंखों में भी चमक लौट आई थी। रिया के ठीक पीछे पीछे उसके दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन भी दादी माँ की ओर चलकर आ रहे थे और तीनों बच्चों के ठीक पीछे अनिका थी। अनिका को मारवा हाउस में देखते ही तमाम मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक के बाद एक अनिका को घेरने लगे। वो सभी ने यही चाहते थे कि अनिका जल्द से जल्द प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी से अपना नाम वापस खींच ले। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि इतने लंबे सफर के बाद थकी हारी अनिका इन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। मगर इससे पहले कि दादी माँ अनिका के बचाव में कुछ कहती, अनिका ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर देखते हुए कहा, चलिए अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठूं तो मैं अपना नाम वापस खींचती हूँ। अनिका की बात सुनते ही तमाम लोगों ने एक राहत की सांस ली। तभी अनिका ने कहा, तो मेरा फैसला ये है कि हमें ये चेयर उसी को वापस दे देनी चाहिए जो इसका असली हकदार है। अनिका की बात तमाम लोग ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे थे। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये समझ लिया था कि अनिका शायद ये कह रही थी कि 6 साल के आर्यन को रोहित की जगह पर कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बैठा देना चाहिए। मगर वहां मौजूद तमाम लोग आज ये सोचकर घर से निकले थे कि वो अनिका या दादी माँ की किसी भी बेतुकी बातों का इंटरटेन नहीं करेंगे। तभी अचानक किसी के जूतों की आवाज़ मारवा हाउस के हॉल में मौजूद सभी लोगों के कानों पर पड़ी और सभी की नज़र अनिका के पीछे चले आ रहे एक सूट पहने लंबे स्टाइलिश और हैंडसम लड़के पर पड़ी। दादी माँ को दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, मगर जैसे जैसे वो लड़का दादी माँ की नज़रों के सामने आने लगा, दादी माँ के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। दादी माँ अपनी आंखों से जो देख रही थी वो देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिस रोहित को दादी माँ ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया था, जिस रोहित को दादी माँ हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी, वही रोहित फिर से दादी माँ की आंखों के सामने लौट आया था। रोहित को देखते ही जैसे दादी माँ के शरीर में अचानक बिजली सी दौड़ने लगी थी। वो दादी माँ काफ़ी मायूस और बेजान नजर आ रही थी। वहीं दादी माँ अब अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। जब दादी माँ को ये यकीन हो गया कि उनकी आंखों के सामने जो लड़का चलकर उनके पास आ रहा था वो रोहित ही था, तब दादी माँ ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। रोहित ने सबसे पहले दादी माँ के पास आकर दादी माँ के पाँव छुए। रोहित के हाथों का स्पर्श दादी माँ के पैरों पर पड़ते ही दादी माँ को यकीन हो गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। रोहित की मौत की खबर के बाद दादी माँ ने हर वो रोज सिर्फ एक ही सपना देखा था कि काश उन्होंने जो खबर सुनी हो वो झूठी निकले। मगर आज दादी माँ को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही थी। मगर रोहित का स्पर्श होते ही दादी माँ को यकीन हो गया था कि वो जो देख रही थी वो हकीकत था। दादी माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस दादी माँ कुछ देर तक अपने हाथों से रोहित के चेहरे को महसूस करती रही। रोहित भी दादी माँ को रोकना नहीं चाहता था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ उसे कितना प्यार करती थी। वो बस दादी माँ के सामने देखकर मुस्कुराता रहा। दादी माँ को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कहे। दादी माँ ने कुछ देर तक रोहित को देखने के बाद अचानक ही कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दादी माँ के मुंह से शब्द नहीं निकले। मगर दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। दादी माँ फूट फूट कर रोने लगी और रोहित को गले लगा लिया। दादी माँ सिसकियाँ लेते हुए कहने लगी, मैं जानती थी मेरे बेटे
कि तू एक दिन जरूर लौट आएगा, तू जिंदा है। ये बात तो मैंने अनिका की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था, मगर बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए लोगों की बात पर मैंने विश्वास कर लिया था। मुझे माफ़ कर देना। दादी माँ के इमोशंस को देखकर रोहित भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। रोहित की भी आंखें भर आई थी। रोती हुई दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैं खामखा लोगों की बातों में आकर तुम पर शक करती रही कि रोहित की मौत की खबर सुनने के बावजूद तुमने कभी एक कतरा आंसू क्यों नहीं बहाया है। मगर आज मुझे पता चला कि तुम आंसू बस इसलिए नहीं बहा रही थी क्योंकि तुम जानती थी कि रोहित जिंदा था। हम सबका रोहित जिंदा था। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैं तो तुम्हें ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकती कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आखिर इस बुढ़िया के पास तुम्हें देने के लिए अब उम्र बची ही कितनी है। दादी माँ ने लीला से काजल मंगवाकर रोहित को एक काला टीका लगाया। हॉल में मौजूद मारवा इंडस्ट्री के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच उनके सामने उनका रियल प्रेसिडेंट रोहित मारवा खड़ा था। जिस प्रेसिडेंट को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने हमेशा के लिए खो दिया था, वो प्रेसिडेंट दोबारा लौट आया था। ये बात जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए मार्केट में फैलानी शुरू की, तो देखते ही देखते कुछ ही पलों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर के दाम बाजार में फिर से उड़ने लगे थे। धीरे धीरे पूरे कमरे में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। सब लोग रोहित के वेलकम बैक के नारे लगाने लगे। चाहे मारवा परिवार के बुजुर्ग हो या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबके मुंह पे बस रोहित के गुणगान थे और चेहरे पर मुस्कान। वो सब जान चुके थे कि पिछले दिनों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने जितना भी नाम खोया था, वो सब लौटकर वापस आ जाएगा और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का झंडा फिर से उसी ऊंचाई पर लहराने लगेगा जिस ऊंचाई पर रोहित उसे छोड़कर गया था। रोहित की सूझबूझ और टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले 2-4 दिनों में रोहित जब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा तो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री फिर से उसी मकाम पर पहुंच जाएगी जहां कुछ दिनों पहले तक थी। लोगों के जोरदार अभिवादन और तालियों के बीच रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए लोगों से कहा, आज से मैं अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट आया हूं। आप सबको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समझता हूं और आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बिल्कुल पहले की तरह एक परिवार बनकर फिर से काम करेगा। रोहित की आवाज़ सुनते ही हॉल में तालियों की गुड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से पूछा, मगर रोहित, ये सब तुमने क्यों किया? ये तुम्हारी मौत की खबर, ये सब आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी रोहित ने लोगों की तालियों का शोर कम होते ही अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखिए, ये एक लंबी कहानी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस से भी ज़्यादा मायने रखती हैं हमारी ज़िंदगी में। बस यूँ समझ लीजिए एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसीलिए छुट्टी लेकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। रोहित की इस बात को लोग अच्छी तरह समझ पा रहे थे और इसीलिए किसी ने रोहित को ज़्यादा फोर्स करके सच्चाई सबके सामने कहने की जिद भी नहीं की। तभी एक और सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रोहित से कहा, तो अब आगे क्या प्लानिंग है रोहित? रोहित ने भी एक प्रेसिडेंट की तरह स्पीच देते हुए कहा, आगे की प्लानिंग वही है जो हम पहले किया करते थे। हमारी कंपनी को फिर से नंबर 1 पोजीशन पर वापस लाना है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पहले भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, मेरे हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे थे, ठीक वैसे ही आने वाले दिनों में भी आप लोग उसी तरह मेरा साथ देंगे। रोहित की ये बात पूरी होते ही सभी लोगों ने हाँ में अपना सर हिलाया और तालियों से रोहित की इस बात का स्वागत किया। तभी रोहित ने फिर से हवा में अपने हाथ लहराते हुए कहा, मगर सबसे पहले आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। रोहित की ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर वापस आ गया था, उसे सिर्फ ऑर्डर करना था। आखिर रोहित ऐसा क्या कहना चाहता था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोगों ने अभी अभी कहा ना कि लीगली तौर पर अनिका को अब कंपनी की प्रेसिडेंट मानने में आपको काफ़ी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि अनिका ने मुझसे शादी नहीं की थी। रोहित ने जैसे ही ये बात कही, अनिका के कई दुश्मनों ने अपना सिर झुका लिया। वो जानते थे कि अनिका के खिलाफ बोलने पर अब उन लोगों की जरूर रोहित सजा देगा। जिस तरह से पंकज और आयुष को हमेशा के लिए मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकालकर बाहर कर दिया गया था, उसी तरह शायद रोहित उन लोगों पर भी अपना गुस्सा उतारेगा जो रोहित की गैर मौजूदगी में अनिका के खिलाफ खड़े थे।
मगर तभी रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अरे आप लोग घबराइए मत, बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी और अनिका की शादी में मेरी मदद करें। रोहित की ये अनाउंसमेंट सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर धीरे धीरे सन्नाटा तालियों के शोर में बदल गया। रोहित ने अनाउंसमेंट जारी रखते हुए कहा, 20 दिनों के अंदर ये शादी होनी चाहिए और ये शादी इस शहर को ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को याद रहनी चाहिए। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये शादी शादी नहीं बल्कि एक महोत्सव लगना चाहिए जिसे लोग अपने आने वाली पूरी जिंदगी के लिए याद रखेंगे। रोहित की यह अनाउंसमेंट सुनकर दादी माँ और दादी माँ के बगल में खड़ी लीला के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। देखते ही देखते कमरे में मौजूद सारे लोगों के मोबाइल फोन के जरिए पूरे शहर भर में ये बात आग की तरह फैल गई कि रोहित मारवा और अनिका की शादी आने वाले 20 दिनों में यानी कि महीने की 26वीं तारीख को होने वाली थी। अचानक जो पिछले कई दिनों से मारवा हाउस में मातम छाया हुआ था, उस मारवा हाउस में खुशियां लौट आई थी और ऐसा लग रहा था कि जो खुशियां गई थी वो दोगुनी होकर वापस लौटी थी। बच्चे भी इस अनाउंसमेंट से काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। एक के बाद एक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोहित और अनिका को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक के बाद एक करके मारवा हाउस से बाहर निकलने लगे। जब सारे मेहमान चले गए तब दादी माँ ने रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, 26 तारीख का मैं इंतजार नहीं कर सकती। दादी माँ ने रोहित से कहा, मैं अब 26 तारीख का इंतजार नहीं कर सकती। बस अब तो यही मन करता है कि कल मेरी आंखें खुले और 26 तारीख हो। अगले दिन सुबह दिल्ली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में हर तरफ भगदड़ नजर आ रही थी। रिसेप्शन पर मैनेजर टेलीफोन पर लोगों को समझाते हुए कह रहे थे, देखिए 26 तारीख के पहले एक वीक और उसके बाद के एक वीक की सारी बुकिंग्स हमें कैंसिल करनी पड़ेंगी। हाँ, आप अपने सारे क्लाइंट से कह दीजिए कि मुआवजे के तौर पर उनकी बुकिंग की 10 गुना कीमत उन्हें लौटाई जाएगी। हाँ, मैं ये सब कुछ सच कह रहा हूँ। 10 गुना कीमत हम लौटाने के लिए तैयार हैं, मगर 26 तारीख को हमारे मालिक रोहित मारवा की शादी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये होटल बल्कि आसपास की कई सारी 7 स्टार होटल्स हमने 10-10 गुना कीमत देकर बुक करवा ली हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली शहर से कहीं दूर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि उन 2 वीक्स में दिल्ली के किसी भी आलीशान होटल में आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। वहाँ इन सारी चहल पहल में अनिका के बेडरूम में जब अनिका आराम कर रही थी तब अचानक ही आयशा मारवा अनिका के बेडरूम में आई। आयशा मारवा को देखकर अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। इससे पहले कि अनिका आयशा मारवा से कुछ कह पाती, आयशा मारवा ने अनिका से पूछा, क्या ये सब सच है कि अलेक्जेंडर के पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है? अनिका किसी तरह आयशा मारवा के सवाल को टालना चाहती थी, मगर वो आयशा मारवा के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि आयशा मारवा जवाब लिए बिना जाने वाली नहीं थी। अनिका गहरी सोच में डूब गई कि वो किस तरह से आयशा मारवा को ये बात बताए कि कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर के साथ क्या होने वाला था। वहाँ जब रोहित और अनिका की शादी के बारे में गुलेरिया हाउस में पता चला तब वहाँ की खुशी का माहौल छा गया था। गुलेरिया हाउस में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। करण गुलेरिया अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे और वहीं करण गुलेरिया के ठीक पीछे आकाश और श्रेया भी खड़े थे। आकाश और श्रेया के चेहरे पर काफ़ी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फाइनली वो डिसीजन ले लिया था जो उसे कुछ वक्त पहले ही ले लेना चाहिए था। मगर श्रेया भी मन ही मन सोच रही थी कि चलो अनिका को देर आई मगर दुरुस्त आई। श्रेया और आकाश भी अनिका की शादी में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे करण गुलेरिया के पास जाकर आकाश ने कहा, डैड मुझे लगता है ये बहुत कम होगा। आखिर आपने जो कुछ भी कमाया है वो उसी का तो है। मैंने और श्रेया ने भी सोच लिया है कि मैं अपनी कंपनी में मेरे हिस्से के शेयर्स के 10% शेयर भी उसके नाम करने वाला हूँ। तभी करण गुलेरिया ने हताश होते हुए आकाश से कहा, अरे हम तो अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार है, मगर वो लेने के लिए तैयार हो तभी तो हर बात में मना कर देती है। कभी मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे नाम पर ये कंपनी कर देता हूँ तो मना कर देती है। कभी कहता हूँ कि मेरे हिस्से के सारे शेयर तुम्हें दे देता हूँ तो भी मना कर देती है। अरे मुझसे कहती है कि जितना ज़्यादा होगा उसके पास वो उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहेगी। समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की को शादी में ऐसा क्या दूं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। आकाश भी ये बात नहीं जानता था कि आखिर अनिका को क्या पसंद आएगा।
अनिका को न तो रुपये पैसे का लालच था और न ही उसको किसी भी चीज़ का शौक था। न ही अन्य आम लड़कियों की तरह शॉपिंग किया करती थी और न ही महंगे जेवरातों का भी उसे शौक था। आकाश कुछ देर तक अपनी उंगलियों से अपना सर खुजाता रहा, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी शानदार शादी में अपनी बहन को क्या गिफ्ट करे जिसे देखकर वो खुश हो जाए। तभी अचानक करण गुलेरिया और आकाश दोनों को एक ख्याल आया कि श्रेया अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। वो अनिका की पसंद और नापसंद के बारे में आकाश और करण से ज़्यादा जानती होगी। आकाश ने श्रेया से पूछा, अरे तुम क्या ये मुझे बता सकती हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनिका को बहुत पसंद है और जिसे देखकर वो खुश हो जाए। मैं और पापा अनिका के नाम सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे क्या दें जिसे देखकर उसे हमारे प्यार का एहसास हो। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, पापा जहाँ तक मैं अनिका को जानती हूँ उसे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, उसके अलावा उसे दुनिया में और किसी चीज़ का मोह नहीं है। आकाश और करण गुलेरिया दोनों जानना चाहते थे कि कौन सी चीज़ थी जो अनिका को बेहद पसंद थी। करण गुलेरिया के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए करण गुलेरिया ने श्रेया की ओर देखकर कहा, हाँ तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो चाहे कितनी भी महंगी हो, कहीं भी मिलती हो, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, मैं खुद जाकर शादी से पहले अनिका के लिए वो लेकर आऊँगा। करण और आकाश के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना जवाब कैसे दे। श्रेया ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, देखिए अनिका को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो है उसकी नींद। अनिका को अगर नींद मिल जाए तो वो अपने आप को दुनिया की सबसे लक्की लड़की समझती है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर उसकी लाइफ में कुछ है तो वो है एक आरामदायक बेड। श्रेया की बात सुनकर करण गुलेरिया और आकाश दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। करण गुलेरिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ करण गुलेरिया अनिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, मगर श्रेया ने करण गुलेरिया को एक ऐसी बात बताई थी जो इस वक्त करण गुलेरिया को किसी जोक से कम नहीं लग रही थी। करण गुलेरिया और आकाश दोनों ही फिर से अपना सर खुजाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी शादी में वो अनिका के लिए क्या गिफ्ट चुने। वह मारवा हाउस के अपने बेडरूम में खड़ी अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने खड़ी आयशा मारवा को क्या जवाब दे, क्योंकि सच्चाई इतनी कड़वी थी कि उसे बताना इतना आसान नहीं था और आयशा सच्चाई बिना सुने जाने वाली नहीं थी। जब आयशा ने देखा कि अनिका खामोश खड़ी कोई जवाब नहीं दे रही थी, तब अचानक ही आयशा ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बेडरूम से बाहर ले आई। अनिका ये देखकर चौंक गई कि हॉल में दादी माँ और रोहित के साथ तीनों बच्चे मौजूद थे। दादी माँ काफ़ी हैरान थी, वो अनिका की ओर देख रही थी। अनिका को दादी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में भी वही सवाल था जो अभी अभी आयशा ने अनिका को पूछा था। दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर अनिका की ओर आगे बढ़ाई और अनिका से कुछ ही कदमों की दूरी पर व्हील चेयर को रोकने के बाद दादी माँ ने अनिका से पूछा, क्या हम लोग जो सुन रहे हैं वो सही है? दादी माँ के सवाल पर अनिका बस अपना सर झुकाकर खड़ी रही। तब दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम एक डॉक्टर हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने कई लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुम अपने बेटे की जान नहीं बचा सकती? किस काम की है तुम्हारी पढ़ाई और किस काम की है तुम्हारी डॉक्टरी जो अपने ही बेटे के काम ना आए? दादी माँ ने अनिका पर जो इल्ज़ाम लगाए थे, अनिका खुद को भी उसी बात के लिए कोस रही थी। अनिका जानती थी कि वो अपने इलाज से कई लोगों की जान बचा चुकी थी, मगर जब बात अलेक्जेंडर पर आई तब अनिका की सारी पढ़ाई और सारी डॉक्टरी एक तरफ रह गई थी। अनिका चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पा रही थी। अनिका और रोहित दोनों ही खामोश खड़े रहे। अनिका की खामोशी ने सबको वो जवाब दे दिया था जो कोई सुनना नहीं चाहता था। जब से अलेक्जेंडर मारवा हाउस में आया था तब से लेकर अब तक दादी माँ ने अलेक्जेंडर को कुछ खास पसंद नहीं किया था। अलेक्जेंडर काफ़ी रूडली बात करता था। दादी माँ की नज़रों में अलेक्जेंडर बड़ों की रिस्पेक्ट भी नहीं देता था। अलेक्जेंडर और आर्यन में दादी माँ ने हमेशा ही आर्यन को मारवा खानदान का वारिस समझा था, मगर आज अलेक्जेंडर के बारे में ऐसी खबर सुनने के बाद दादी माँ अपने आप को कोसने लगी। अगर दादी माँ को पहले से पता होता कि अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा होने वाला था तो दादी माँ ने अलेक्जेंडर को वो सारा प्यार दे दिया होता जो एक दादी होने के नाते उन्हें देना चाहिए था।
अब तो दादी माँ को अपने ही बिहेवियर से ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। वहाँ आयशा को जब पता चला कि अलेक्जेंडर के पास अब जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा था तो आयशा पूरी तरह से टूट गई थी। आयशा को जब किडनैप कर लिया गया था तब आयशा ने अपने परिवार से वापस मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। बस वो दिन रात एक ही प्रार्थना करती थी कि मरने से पहले वो एक बार अपने परिवार से मिले। मगर आयशा ने कभी ये सोचा नहीं था कि परिवार से मिलने के बावजूद आयशा को एक दिन ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना होगा। आयशा ने सिर्फ अपने पोते पोतियों के लिए अपनी सांसें बचाकर रखी थी, मगर आयशा ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पोते के लिए उसने अपनी सांसें बचाकर रखी थी उस पोते के पास ही जीने के लिए सांसें कम पड़ रही थी। बूढ़ी दादी माँ का चेहरा पूरी तरह से सूख चुका था। लाल लाल आंखें लिए बूढ़ी दादी माँ ने अनेका की ओर देखकर पूछा, कितने दिन बचे हैं अलेक्जेंडर के पास? अनिका के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दादी माँ के इस सवाल का भी जवाब दे पाती। तभी एक नन्ही सी प्यारी सी आवाज़ दादी माँ के कानों पर पड़ी। दादी माँ ने जब मुड़कर देखा तो अलेक्जेंडर उनकी व्हील चेयर के ठीक बगल में खड़ा उन्हें देख रहा था और कह रहा था, अभी तो 30 दिन बचे हैं मेरे पास। आप लोग तो इस तरह से मायूस हो रहे हैं जैसे कल ही मैं मरने वाला हूँ। डरिए मत, अभी तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। देखो मैं एकदम हेल्दी हूँ। और अब प्लीज़ आप लोग मम्मा को ताने मारना बंद कीजिए। मेडिकल साइंस के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते नहीं, मगर मैं जानता हूँ। मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टरों के कंट्रोल में नहीं होती। चाहे कितनी भी स्टडी की जाए और इंसान के शरीर को समझने की कोशिश की जाए, मगर इंसान के शरीर में अभी भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं जान पाया। और अब आप लोग सब प्लीज़ ये मत सोचिए कि मेरे पास जीने के लिए 30 ही दिन बाकी हैं। आप लोग ये सोचिए कि इन 30 दिनों में हमें क्या क्या करना है। नन्हे से अलेक्जेंडर की ऐसी मैच्योर बातें सुनकर सभी की आंखें भर आई थी। दादी माँ ने अलेक्जेंडर को दोनों कंधों से पकड़ लिया और अपने पास खींचकर अलेक्जेंडर को गले लगा लिया। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने दादी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए अब मेरी मौत होने वाली है। ये खबर सुनने के बाद आपने मेरे लिए अपना पूरा बिहेवियर ही चेंज कर दिया। आप तो पहले मुझे हाथ भी लगाने के लिए तैयार नहीं थी, मगर आज आपने मुझे गले लगा लिया तो देखिए मेरी बीमारी का कोई तो पॉजिटिव रिजल्ट निकला। मारवा हाउस में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि अलेक्जेंडर के पास अब जीने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे थे और ये अलेक्जेंडर की ही इच्छा थी कि वो अपने मम्मी पापा की शादी होते हुए देखे। और इसीलिए मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों मिलकर इस शादी को इतनी धूमधाम से करना चाहते थे कि इस शादी को लोग इतिहास में याद रखें। दरअसल रोहित और अनिका की शादी तो सिर्फ अलेक्जेंडर को एक शानदार सेंड ऑफ देने का एक सेलिब्रेशन था। दादी माँ की व्हील चेयर से कुछ ही दूरी पर खड़ी अनिका के पास आर्यन ने आकर कहा, मम्मा क्या सचमुच अलेक्जेंडर का इलाज नहीं हो सकता? अनिका ने जवाब में सिर्फ आर्यन के कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। आर्यन अनिका की खामोशी अच्छी तरह से समझ चुका था। तभी आर्यन ने अनिका से कहा, अच्छा मम्मा मुझे बताइए कि अलेक्जेंडर को क्या तकलीफ हो रही है? आई मीन अगर उसकी किडनी खराब हुई है तो आप मेरी एक किडनी उसे दे सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसके शरीर के किस अंग में प्रॉब्लम है? मैं अपना वो अंग उसे देने के लिए तैयार हूँ। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो नन्हे से आर्यन की इस बात का क्या जवाब दे। तभी अचानक आर्यन के कंधे पर अलेक्जेंडर ने हाथ रखकर कहा, अरे तुम सचमुच बुद्धू हो। मैं तो समझता था कि तुम काफ़ी होशियार हो पढ़ाई लिखाई में, मगर इतना भी नहीं समझते। इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। बस कुछ ही हिस्से ऐसे होते हैं जिसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और फिर मेरे तो दिमाग में गड़बड़ है। क्या तुम मुझे अपना दिमाग देने के लिए तैयार हो? आर्यन ने भी अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा थोड़ा सा दिमाग तुम्हें मिल जाता है तो मैं अपने आधे दिमाग से भी काम चला लूँगा। आर्यन की इस बात पर जोर जोर से हंसते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अरे यार तुम मैथ्स में इतने अच्छे हो मगर साइंस में बहुत कमज़ोर हो। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे अपना दिमाग दे दिया तो मेरा दिमाग मुझे क्या समझेगा, आर्यन या अलेक्जेंडर? कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें अपना दिमाग दे दिया तो तुम अपने आप को आर्यन समझोगे। अलेक्जेंडर ने चुटकी बजाते हुए कहा, एग्जैक्टली। और एक आर्यन के होते हुए दो आर्यन की क्या ज़रूरत है? आर्यन भी अब अच्छी तरह से समझ गया था कि अलेक्जेंडर क्या कहना चाहता था। आर्यन अपने भाई को बचाना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था
कि वो किस तरह से उसे बचाए। अलेक्जेंडर की मासूमियत और उसकी मैच्योरिटी देखकर मारवा हाउस के हॉल में खड़े सभी लोग दंग रह गए थे। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा अलेक्जेंडर अगर इस तरह से सोच सकता था, तो अगर बड़े बड़े लोगों में इस तरह की मैच्योरिटी आ गई तो लोगों की जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। सबकी नजरें अलेक्जेंडर पर टिकी हुई थी। तभी अचानक रिया चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। बेहोश होकर गिर पड़ी रिया को संभालते हुए अनिका ने रिया को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ देर बाद रिया के मुंह पर पानी मारने के बाद रिया को जब होश आया, तब रिया ने अपनी मम्मा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सचमुच अलेक्जेंडर हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं अलेक्जेंडर को कभी भूल नहीं पाऊंगी। अचानक ही अनिका को सालों बाद जुड़ा हुआ अपना परिवार फिर से बिखरता हुआ नजर आ रहा था। अनिका के पास किसी की बात का कोई जवाब नहीं था। अनिका ने धीमी आवाज में रिया से कहा, देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा आगे चलकर कुछ बुरा ही होगा। हो सकता है कि ऊपर वाला कोई चमत्कार दिखाए, मगर इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले 30 दिनों में हमें अलेक्जेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देनी है। अगर हम दुखी रहेंगे तो हम उसे खुशी नहीं दे पाएंगे। तुम्हें अलेक्जेंडर के साथ बिल्कुल उसी तरह से पेश आना है जैसे तुम अब तक पेश आ रही थी। अलेक्जेंडर तुम्हारा भाई है, तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। जानती हो अलेक्जेंडर ने मम्मा पापा की शादी की जिद क्यों की है? क्योंकि वो जानता है कि तुमने और आर्यन ने मम्मा और पापा को एक करने के लिए कितनी मेहनत की थी, और तुम दोनों की खुशी के लिए ही अलेक्जेंडर ने हमारे शादी की डिमांड रखी थी। अनिका की बात सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया ने अनिका को वादा करते हुए कहा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मम्मा, मैं कभी रोऊंगी नहीं। जब तक अलेक्जेंडर हमारे साथ रहेगा मैं हमेशा खुश रहूंगी। अगले दिन सुबह गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों ही शादी की तैयारियों में लग गए थे। दोनों खानदानों ने मिलकर ये तय किया था कि वो इस शादी को सभी लोगों के लिए यादगार बना देंगे। और जब से अलेक्जेंडर की बीमारी के बारे में सब लोगों को पता चला था, तब से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। हालांकि अलेक्जेंडर ने जाने का गम सबको सता रहा था, मगर सब लोगों ने ये तय कर लिया था कि जब तक अलेक्जेंडर उनके साथ रहेगा, वो लोग अलेक्जेंडर को इतनी खुशियां देंगे कि अलेक्जेंडर इस दुनिया से अपने सीने में सिर्फ अच्छी यादें लेकर जाएगा। जब सब लोग शादी की तैयारियां में जुटे हुए थे, तभी अचानक आकाश और श्रेया दौड़कर करण गुलेरिया के पास आए और तेज सांसें लेते हुए कहने लगे, पापा पता नहीं सुबह से रोहित और अनिका कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों अपना फ़ोन नहीं उठा रहे। हमने दोनों को कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, मगर दोनों हम लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। वहाँ मारवा हाउस में भी किसी को पता नहीं है कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। आकाश और श्रेया की बात सुनकर करण काफ़ी टेंस में नजर आ रहे थे। करण ने अपना फ़ोन उठाकर अपने आदमियों को अलर्ट करने के लिए कॉल लगाया कि तभी आकाश ने करण को रोकते हुए कहा, 1 मिनट डैडी, लगता है मुझे रोहित का मैसेज आया है। जब आकाश ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप किया, तब रोहित का मैसेज पढ़ने के बाद आकाश ने हैरान होकर करण की ओर देखा और फिर श्रेया की ओर देखकर कहा, अजीब पागल हैं ये दोनों। अभी 20 दिन बाद इन दोनों की शादी है और रोहित का मुझे अभी मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ है कि वो दोनों लोग बच्चों के साथ हनीमून पर गए हैं। आकाश की बात सुनने के बाद करण ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपनी नज़रें झुका ली। श्रेया को इस बात की हैरानी हो रही थी कि रोहित और अनिका इस दुनिया के पहले ऐसे कपल होंगे जो शादी के पहले हनीमून पर गए थे, वो भी अपने बच्चों के साथ। मगर कुछ देर में करण के चेहरे पर काफ़ी सीरियसनेस नज़र आने लगी। करण ने आकाश और श्रेया को समझाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ वो लोग क्यों गए हैं। रोहित और अनिका चाहते हैं कि अलेक्जेंडर के आखिरी दिनों में वो लोग एक परिवार बनकर अलेक्जेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सके। शादी की तैयारियों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सारी तैयारियां अच्छी तरह से निपटा लेंगे। मगर याद रहे कि आने वाले 20 दिनों तक उन लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। वहाँ रोहित और अनिका तीनों बच्चों के साथ साथ आशीष को भी अपने साथ ले गए थे। अनिका ने आशीष की ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। साइकोथेरेपी की मदद से अनिका जल्द से जल्द क्रिस्टोफर को आशीष की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और कुछ मेडिसिन्स की मदद से अनिका ने आशीष की ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। रोहित ने एक छोटा सा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया था जिसके अंदर सभी लोगों को बैठकर पायलट अलेक्जेंडर की हर मनपसंद जगह पर पूरे परिवार को ले जाता।
अलेक्जेंडर ने इच्छा दर्शाई थी कि वो समुद्र पर अपने परिवार के साथ एक बार जाए। इसीलिए दिल्ली से उड़ान भर के रोहित अलेक्जेंडर के सीधे अंडमान निकोबार आइलैंड पर ले गया, जहां चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आता था। सफ़ेद रेत पर चलती हुई रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह समुद्र बहुत पसंद है। मैं जब भी समुद्र किनारे आती हूँ काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ। और देखो यहाँ की सैंड भी कितनी सफ़ेद है। तभी अलेक्जेंडर ने रिया को डांट लगाते हुए कहा, अरे ये सैंड नहीं है, ये सी सेल्स है जो बिल्कुल सफ़ेद है। ये आइलैंड सिर्फ इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ तुम्हें सफ़ेद सेल्स नज़र आएंगे। ये सेल्स कैल्शियम के बने होते हैं और कैल्शियम दांतों के लिए अच्छा होता है और इसीलिए हमारे दांत भी बिल्कुल इन सेल्स की तरह सफ़ेद होते हैं। नन्ही सी रिया को अलेक्जेंडर की समझदारी और उसकी इंटेलिजेंस पर काफ़ी प्राउड फील होने लगा था। अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, अरे वाह, तुम तो काफ़ी कुछ जानते हो इस दुनिया के बारे में। तभी नन्ही सी रिया के इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ, और तुम्हें भी जानना चाहिए। मैं तो ये दुनिया छोड़कर कुछ दिनों में जाने वाला हूँ, मगर तुम्हें तो अभी बहुत साल जीना है इस दुनिया में, इसीलिए ये सारी बातें तुम्हें भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो। अलेक्जेंडर ने ये बात काफ़ी कैजुअली कही थी रिया से, मगर रिया ने जैसे ही अलेक्जेंडर की बात सुनी रिया का चेहरा उतर गया। रोहित और अनेका भी बच्चों के ठीक पीछे खड़े रहकर बच्चों की सारी बातें सुन रहे थे। तभी रोहित ने आगे बढ़कर अलेक्जेंडर से पूछा, अच्छा अब बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है और कौन सी फरमाइश है तुम्हारी जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ। अब से लेकर कुछ दिनों तक तुम मुझे अपना जिन समझो। तुम जो भी चाहोगे वो सारी तुम्हारी फरमाइश और सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। तभी अचानक अलेक्जेंडर की नज़र समुद्र में डुबकी लगा रहे एक बाप और बेटे पर पड़ी। बेटा तैरते हुए बाप से कुछ दूर निकल गया था तो बाप ने बेटे का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर खींचा और जोर जोर से बेटे के पिछवाड़े पर अपने हाथों से पिटाई करने लगा। बेटा दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। बेटे की चीख सुनकर अलेक्जेंडर की हंसी निकल गई। अलेक्जेंडर ने उस बाप बेटे की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहा, मैंने कभी भी वो फीलिंग महसूस नहीं की जो इस वक्त वो बच्चा कर रहा है। क्रिस्टोफर पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मैं जो चाहता था वो चुपचाप लाकर मुझे दे देते थे। मुझे पता ही नहीं है कि पापा की मार क्या होती है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर आर्यन ने अपनी नज़रें झुका ली। आर्यन बचपन में जब भी रोहित की कही बात नहीं मानता था तब रोहित उसे काफ़ी डांट फटकार लगाता था। तब आर्यन को ऐसा लगता था जैसे रोहित को आर्यन से प्यार ही नहीं था, मगर वक्त रहते आर्यन को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि रोहित सिर्फ इसलिए आर्यन को डांट फटकार लगाता था क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता था। आज अलेक्जेंडर के मुंह से ये बात सुनकर आर्यन भी अच्छी तरह समझ चुका था कि अलेक्जेंडर क्या मिस कर रहा था, मगर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी कसूर के वो अलेक्जेंडर को किस बात को लेकर डांट फटकार लगाए। रोहित अलेक्जेंडर को दुनिया भर की खुशी देना चाहता था और ऐसे वक्त पर उसे डांटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तभी अचानक रोहित के कानों पर नन्ही सी रिया की रोने की आवाज़ पड़ी। जब रोहित और अनेका ने रिया की ओर देखा तब रिया अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मसलकर झूठ मूठ रोने का नाटक कर रही थी और अपने पांव पटक पटक कर रोहित से कहने लगी, डैड, अलेक्जेंडर ने मुझे बुद्धू कहा। वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या सचमुच मैं बेवकूफ़ हूँ? रोहित ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और पूछा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हो। किसने कहा तुम्हें? नन्ही सी रिया ने झूठ मूठ रोते हुए अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा। अलेक्जेंडर ने अभी अभी मुझे कहा कि मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे गेम्स खेलने के अलावा कुछ नहीं आता। पापा, सच कहूँ तो जब आप नहीं होते तब अलेक्जेंडर और आर्यन मुझे बहुत परेशान करते हैं। आप प्लीज़ उन्हें डांटिए। अनिका और रोहित अच्छी तरह से समझ गए थे कि रिया क्या चाहती थी। अपने 6 साल के बच्चों को इतना समझदार देखकर रोहित और अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने उन्हें इतने प्यारे बच्चे उन्हें तोहफे के रूप में दिए थे। यहाँ रोहित और अनिका का परिवार हंसी खुशी समय बिता रहा था। वहाँ अंदर कमरे में कैद आशीष की आंखें रंग बदलने लगी थी। वहाँ समंदर किनारे रिया की बात सुनकर आर्यन भी रिया का इशारा अच्छी तरह से समझ गया था। इसीलिए आर्यन दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गया और रोहित की ओर देखकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं डैड, हमने रिया को कुछ नहीं कहा। हम तो सिर्फ रिया को सिर्फ इसलिए डांटते थे क्योंकि उसका पढ़ाई पर कुछ ध्यान ही नहीं है।
और देखो उसका नतीजा तो हम सबके सामने है। एग्जाम में भी बहुत कम मार्क्स आते हैं। अब बाहर जाएगी तो उसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। उसे वैसे बेवकूफ़ रिया को मैंने नहीं, अलेक्जेंडर ने कहा था जब हम लंदन में थे। आर्यन की बात सुनकर अलेक्जेंडर हैरान हो गया और रोहित की तरफ देखकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैंने उसे बेवकूफ़ नहीं कहा, वो तो आर्यन कह रहा था। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि रोहित तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा रिया से प्यार करता था और रिया की बेइज्जती अगर कोई करे तो रोहित उसे छोड़ता भी नहीं था। दोनों भाई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तभी रोहित ने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बहन को इतना सताते हो, ये अच्छी बात नहीं, अभी मजा चखाता हूँ। ये कहने के बाद रोहित दोनों बेटों के पिछवाड़े पर एक एक चपत लगाता रहा और दोनों बच्चे कूद कूद कर रोहित से कहने लगे, अरे नहीं डैडी, मत मारिए, हमें मत मारिए, आज के बाद कभी रिया को परेशान नहीं करेंगे। दोनों भाइयों को इस तरह मार खाते देखकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। दोनों बेटों की पिटाई पूरी करने के बाद आर्यन काफ़ी हैरानी से रोहित को देखने लगा। आर्यन जोर जोर से अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए रोहित को गुस्से से देख रहा था। आर्यन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि रोहित ने जानबूझकर आर्यन की ज़्यादा पिटाई की थी और अलेक्जेंडर को काफ़ी धीरे से मारा था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने झूठ मूठ आर्यन की पिटाई की थी या सचमुच बचपन का सारा गुस्सा वो अभी भी आर्यन पर उतार रहे थे। आर्यन की हालत देखकर रिया को और भी ज़्यादा हंसी आने लगी थी। रिया को हंसता हुआ देखकर अनिका भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पाई। नन्हे से आर्यन को देखकर अनिका भी जोर जोर से हंसने लगी। पूरा परिवार की हंसी की आवाज़ बीच से होते हुए वेकेशन हाउस में गूंजने लगी, जहां रोहित ने एक कमरे में आशीष को कैद करके रखा था। रोहित और अनिका आशीष को सिर्फ इसलिए अपने साथ ले आए थे क्योंकि अनिका आशीष का इलाज कर रही थी, मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित, अनिका और तीनों बच्चे इस वक्त अलेक्जेंडर के लिए एक ऐसा फैमिली एक्सपीरियंस खड़ा करना चाहते थे जिससे अलेक्जेंडर को ये अंदाज़ा भी न हो कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव था। इसीलिए ट्रीटमेंट का वक्त पूरा होने के बाद रोहित हमेशा ही आशीष को एक कमरे में लॉक कर दिया करता था। रोहित इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कभी भी आशीष के अंदर छिपा हुआ क्रिस्टोफर बाहर आ जाए और उसके हंसते खेलते परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए। अपने कमरे में कैद आशीष के कानों पर रोहित के पूरे परिवार की हंसी की आवाज़ पड़ रही थी। तभी अचानक आईने के सामने खड़ा आशीष आईने में अपने आप को देखने लगा। धीरे धीरे आशीष की आंखें रंग बदलने लगी। आशीष की आंखें लाल होने लगी थी। तभी अचानक आशीष ने आईने में अपने आप को देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? मुझे भूल तो नहीं गए? मैं लौट आया हूँ, तुम्हारे सुख दुख का साथी, तुम्हारा क्रिस्टोफर। आईने में देख रहे आशीष की आंखें रंग बदलने लगी थी। जब आशीष की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई तब अचानक ही गहरी आवाज़ में क्रिस्टोफर ने आशीष को देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बसा तुम्हारा दोस्त वापस जाग गया है। आशीष को ऐसा लगने लगा था जैसे ही उसका शरीर फिर से दो हिस्सों में बट गया था। कई दिनों तक क्रिस्टोफर नजर नहीं आया था, मगर आज अचानक क्रिस्टोफर को अपने शरीर में देखकर आशीष को भी हैरानी हो रही थी। आईने में देख रहे आशीष को अगर कोई बच्चा देख ले तो वो डर के मारे कई दिनों तक सो ना पाए। आशीष एक पल में कुछ और नजर आता था तो दूसरे ही पल कुछ और। वो अपने आप के साथ झगड़ रहा था। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, क्या तुम जानते हो आज मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम डर गए हो। आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे किस बात का डर लग रहा था। क्रिस्टोफर ने आशीष को समझाते हुए कहा, तुम आज सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम रोहित से काफ़ी जलते हो। तुम्हें डर है कि जो खुशियाँ रोहित को मिल रही हैं वो खुशियाँ तुम कभी अपनी ज़िंदगी में पास करोगे या नहीं। तुम्हें जलन हो रही है रोहित के परिवार को देखकर। तभी आशीष ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रोहित और अनिका का दोस्त हूँ, उनके बारे में अच्छा ही चाहता हूँ। उनके दुश्मन तो तुम हो, वो तुमसे नफरत करते हैं, मुझसे नहीं। आशीष की बात सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने जोर से अपना एक हाथ अपनी जांघ पर मारा और कहा, वो मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं जो भी कहता हूँ वो सच कहता हूँ, तुम्हारी तरह दोगला नहीं हूँ। तुम मन ही मन अनिका से प्यार करते हो। सच कहूँ तो तुम अनिका को रोहित के साथ देख भी नहीं सकते। उन दोनों के लिए
मुझसे ज़्यादा खतरनाक तुम हो। मैं तो सीधे ही अनिका को पाने के लिए अपनी शक्ति और अपने पावर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बार मेरी हार हुई थी, मगर हर बार मेरी हार नहीं होगी। कोई तो दिन ऐसा आएगा जब रोहित मेरे सामने हार जाएगा और अनिका को मेरे आगे सर झुकाना होगा। क्रिस्टोफर की बात सुनकर आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मगर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम उनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तभी क्रिस्टोफर ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, कौन छुड़वाएगा मेरा पीछा उनसे? तुम छुड़वाओगे, डरपोक और कमजोर इंसान। तभी आशीष ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मैं नहीं, मगर अनिका तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार देने वाली है। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए हम सबकी ज़िंदगी से बाहर चले जाओगे। शायद तुम नहीं जानते, मगर अनिका मेरी ट्रीटमेंट कर रही है और इसीलिए पिछले कई दिनों से तुम मेरे ही अंदर छुप कर बैठे हो। अनिका मेरा इलाज कर रही है। तुम मेरे शरीर की वो बीमारी हो जिसे अनिका कुछ ही दिनों में मुझसे दूर कर देगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाओगे। आशीष की बातें सुनकर क्रिस्टोफर की आंखों में जुनून नजर आने लगा था। फिर अचानक ही एक लंबी दहाड़ लगाते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अगर ये बात है तो फिर मैं अभी के अभी उनके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो मुझे मारने के लिए तुम्हारे मन में ये गलत ख्याल डालने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और ये मत भूलो, अगर मैं हूँ तभी तुम हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। मैं अभी चलकर उनकी दुनिया उजाड़ देता हूँ, तभी तुम्हारी आंखों के सामने। जैसे ही आशीष को ये कहकर क्रिस्टोफर ने दरवाजे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही क्रिस्टोफर के एक हाथ ने उसके दूसरे हाथ को रोक लिया। आशीष का शरीर दो हिस्से में बंट चुका था। ऐसा लग रहा था कि आशीष फिर से अपने ही साथ लड़ाई करने वाला था। क्रिस्टोफर को रोकने के लिए आशीष को अपने आप को रोकना बहुत जरूरी था। आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अनिका और रोहित की जिंदगी से तुम्हें दूर रहना होगा। तभी क्रिस्टोफर ने आशीष को जमीन पर पछाड़ते हुए कहा, अभी तो डरपोक है, मगर मैं नहीं। मुझे मारने के बारे में भी कैसे सोच सकते हैं वो लोग? आज ही उन्हें इस हरकत की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही क्रिस्टोफर जमीन से उठकर दरवाजे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, अचानक ही क्रिस्टोफर फिर से जमीन पर गिर गया। इस बार दोनों हाथों से अपना ही गला पकड़ते हुए आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब अगर तुमने उन लोगों के परिवार की ओर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो यहीं पर मैं तुम्हारी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्रिस्टोफर तड़फते हुए आशीष से कहने लगा, अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो ये समझ लेना कि तुम भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। आशीष ने इस बार अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मेरे मरने से तुम अनिका और रोहित की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने वाले हो तो मुझे मेरी मौत मंजूर है, मगर अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी खराब करने का मौका नहीं दूंगा। कुछ देर तक आशीष अपने ही शरीर के साथ लड़ता रहा। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद आशीष बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जब आशीष की आंखें खुली तो आशीष ने धीरे से अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपने आप को आईने में देखा। जब आशीष ने गौर से अपनी आंखों को देखा तो आशीष की आंखें काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। कुछ देर तक आशीष अपने आप को आईने में देखता रहा। अब क्रिस्टोफर कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये जिंदगी में पहली बार था जब आशीष ने क्रिस्टोफर को हराया था। आशीष समझ चुका था कि ये अनिका के ट्रीटमेंट और उसकी दवाइयों का ही असर था। जब जिंदगी में पहली बार आशीष ने क्रिस्टोफर को हराया था, अब आशीष को इस बात का यकीन हो गया था कि कुछ ही दिनों में क्रिस्टोफर हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। वहाँ अगले कुछ दिनों तक रोहित अपने जहाज में अपने पूरे परिवार को लेकर इंडिया और आसपास के देशों में घूमता रहा। अलेक्जेंडर को जो जी चाहता रोहित उसके सामने हाजिर कर देता। रोहित और अनिका का पूरा परिवार एक साथ 20 दिनों तक काफ़ी खुशी खुशी यहाँ वहाँ घूमते रहे। अलेक्जेंडर के साथ साथ आर्यन और रिया को भी लग रहा था जैसे ये वक्त कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। रोहित और अनिका भी बच्चों को देखकर इतने खुश हो रहे थे मानो वो लोग भूल चुके थे कि अलेक्जेंडर बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। बिजनेस टाइकून रोहित मारवा आज
आज पता चला था कि असली ज़िंदगी के मायने क्या होते हैं। अनिका रोहित की ज़िंदगी में आई, उससे पहले रोहित की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना और उसके बाद उसे उसी पोजीशन पर टिकाए रखना। मगर आज रोहित को इस बात का यकीन हो गया था कि एक इंसान पावर और पैसा तो हासिल कर सकता था, मगर खुशियाँ उसे पावर और पैसों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से हासिल हो सकती थी। पिछले 20 दिनों में रोहित ने जो जिंदगी महसूस की थी, उस जिंदगी के लिए रोहित अपनी तमाम दौलत और अपना तमाम पावर कुर्बान कर देने के लिए तैयार था। देखते ही देखते 26 तारीख का सूरज उगा। अनिका और रोहित तीनों बच्चों के साथ दिल्ली ओल्ड एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन में लैंड हुए। प्लेन लैंड हुई और अनिका जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि आकाश और श्रेया पहले से रनवे पर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनिका श्रेया के पास आई, श्रेया ने अनिका को गले से लगा लिया और फिर सीधे कार में बिठाते हुए कहा, अब जल्दी करो, 2 घंटे में तुम्हारी शादी है, काफ़ी तैयारियां करनी है। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, रिएक्ट कर पाती, श्रेया और आकाश अनिका को कार में बैठाकर वहां से चले गए। और इससे पहले कि रोहित इस बात पर कुछ रिएक्ट कर पाता, अचानक ही रोहित को अपने आसपास सनी, भूमिका और धीरज खड़े नजर आए। तीनों ने रोहित को पकड़ लिया और कहा, अरे तुम तो कमाल करते हो, हमें तो लगा तुम आज भी नहीं आओगे। आज तुम्हारी शादी है रोहित, तुम ये कैसे कर सकते हो? रोहित ने हैरान होकर भूमिका की ओर देखकर पूछा, क्या शादी आज है? रोहित की यह बात सुनकर उनके आसपास खड़े बाकी सारे लोग हैरानी से रोहित को देखने लगे। रोहित ने हैरानी से भूमिका की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा कल है शादी। भूमिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए रोहित से कहा, ओफो रोहित, प्लीज़ यार ऐसा मत करो, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो, तुम कभी अपनी बिजनेस मीटिंग के बारे में कुछ भूलते हो क्या? आज इतनी इम्पोर्टेंट तारीख तुम कैसे भूल सकते हो? शादी आज ही है और अगले 2 घंटे में तुम्हारी शादी है। पूरा शहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जानते भी हो कि तुम दोनों की शादी के लिए लोगों में कितनी मेहनत की है, पूरे शहर में कितनी तैयारियां हुई हैं। पिछले 1 हफ्ते से मेहमानों को संभाल कर हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं और तुम हो कि यहाँ पर आने के बाद कह रहे हो कि शादी आज है या कल। सनी ने भी रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ब्रदर तुम्हें शायद पता नहीं कि पिछले 10 दिनों में मैंने अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया। अब सोचो मैंने तुम्हारी शादी के लिए कितनी मेहनत की होगी। रोहित ने सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सचमुच तब तो तुमने बहुत मेहनत की होगी। चलो तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी शादी के रिटर्न गिफ्ट में मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गेमिंग टैबलेट गिफ्ट करूँगा। जैसे ही रोहित के मुंह से सनी ने ये बात सुनी, सनी ने रोहित की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे यार भाई हो तो ऐसा, बस तुम तो मुझे आज रुला ही दोगे। धीरज ने रोहित को अपनी कार में बैठाया और बच्चों के साथ सभी को होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली में ले गया। होटल के सारे कमरे मारवा खानदान ने गेस्ट के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। अनिका और रोहित के लिए भी होटल के सबसे शानदार सूट रिजर्व किए गए थे। अनिका के सूट में अनिका को श्रेया उसका वेडिंग गाउन दिखा रही थी। इंडियन और वेस्टर्न फ्यूजन से तैयार किया हुआ अनिका का ड्रेस जब श्रेया ने अनिका को दिखाया, तब अनिका ने सिर्फ एक बार उस ड्रेस को देखा और श्रेया से कहा, अरे श्रेया तुम्हें तो पता है कि मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुमने सेलेक्ट किया है तो ठीक ही होगा, अब इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है। तभी श्रेया ने उस ड्रेस को डिजाइनर को सौंपते हुए कहा, अरे तुम जानते भी हो ये हमारी देश की सबसे बड़ी डिजाइनर है, कितनी बिजी रहती है। मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए खास ड्रेस बनाने के लिए कहा था और तुम हो कि अच्छी तरह से एक बार देखती भी नहीं हो ड्रेस को। अनिका रेस्टिंग टेबल के सामने बैठी थी। श्रेया ने एक मेकअप स्टाइलिस्ट और एक हेयर स्टाइलिस्ट को भी तैयार रखा था जो अनिका को तैयार करने में बिजी थे। हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप स्टाइलिस्ट दोनों देश और दुनिया की टॉप फैशन शो की सबसे महंगी स्टाइलिस्ट थी। उनकी प्राइवेट सर्विसेज अफोर्ड कर पाना तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बस में नहीं था, मगर आज खास तौर पर श्रेया ने सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए बुक करके रखा था। मेकअप स्टाइलिस्ट ने अनिका के चेहरे की ओर देखकर श्रेया से कहा, सच कहूँ तो इन्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही इतनी खूबसूरत है कि अगर शादी का जोड़ा पहना कर बस शादी के मंडप में बैठाया जाए तो लोग इनके दीवाने हो जाएंगे। जैसे ही अनिका ने उस मेकअप आर्टिस्ट की ये बात सुनी, अनिका ने श्रेया की ओर देखकर कहा, लो हो गए तुम्हारे पैसे बर्बाद। श्रेया ने अनिका का मुंह सीधा करते हुए उस मेकअप आर्टिस्ट से कहा, आप प्लीज़ इसे तैयार कीजिए, आज इसे इस तरह तैयार कीजिए कि पूरा का पूरा शहर इसे देखता रह जाए।
कुछ देर तक जब उस मेकअप आर्टिस्ट ने अनिका को मेकअप किया तो मेकअप आर्टिस्ट का बुरश अनिका के गालों पर लगते ही अनिका को गुदगुदी सी महसूस होने लगी। कुछ ही पलों में अनिका गहरी नींद में सो गई। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो अनिका ने जो नज़ारा अपने सामने पड़े आईने में देखा वो देखकर खुद अनिका चौंक गई। जो लड़की बिना मेकअप के किसी मिस यूनिवर्स से कम नहीं लगती थी, उस लड़की का जब मेकअप किया गया तो कमरे में मौजूद सारी लड़कियां अनिका को देखती रह गई। श्रेया ने जब अनिका को शादी के जोड़े में तैयार किया तो आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। उन सारी लड़कियों ने अनिका को तैयार किया और जैसे ही कमरे से बाहर लेकर निकले होटल के लॉबी में बने मंडप की ओर जाने लगे तो अनिका को देखकर सारे मेहमानों के होश उड़ गए। शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अनिका से ब्यूटीफुल दुल्हन कभी देखी ही नहीं थी। चिराग मेहता और अब्दुल ने तीनों बच्चों को भी खूब तैयार किया था। अनिका अपने तीनों बच्चों के साथ शादी के मंडप की ओर आगे बढ़ने लगी। जब अनिका शादी के मंडप में आई तब करण कुछ देर तक अपनी बेटी को देखते ही रह गए। वक्त आ गया था जब करण को अपनी बेटी का हाथ हमेशा हमेशा के लिए रोहित को सौंपना था। तभी मंडप में बैठे पंडित ने करण से कहा, कन्यादान करने का वक्त आ गया है, दूल्हा दुल्हन को मंडप में बैठाया जाए। शादी की तैयारी में किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी। हॉल के डेकोरेशन से लेकर खाने पीने की व्यवस्था तक और मेहमानों के स्वागत के इंतजाम तक हर चीज की अच्छी तरह से अरेंज करवा दिया गया था कि देश और विदेश से आने वाले मेहमान मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान की मेहमान नवाजी को देखकर इतने शौक हो गए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह की मेहमान नवाजी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के आसपास के 5 किलोमीटर के शहर को लाइटिंग और फूलों से सजा दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा दिल्ली शहर किसी महोत्सव के रंग में रंग गया था। जिन लोगों को शादी में बुलाया नहीं गया था वैसे हजारों लोग होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के आसपास आकर बैकग्राउंड में की गई डेकोरेशन में अपनी सेल्फी और अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाने लगे थे। इस तरह की रॉयल वेडिंग कभी भी इससे पहले देश में एक्सपीरियंस नहीं की गई थी। रोहित और अनिका की शादी में शरीक होने के लिए कई लोग आए थे। एनटीटी कंपनी की ओनर रेखा मूर्ति, दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से शामिल कैलाश अधिकारी, देश विदेश के पोर्गन और एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, शहर के एमएलए, एमपी, देश भर के टॉप बिजनेस टाइकून्स, बॉलीवुड के चमकते सितारे, देश विदेश से आए डांसर और म्यूजिशियंस की एक लंबी परेड को देखने के लिए लोग बेताब हो रहे थे। इन सारे मेहमानों में एक ऐसे मेहमान की एंट्री हुई जिसे देखकर खुद सारे मिनिस्टर भी शौक हो गए थे। फ्रांस की रानी अलीसा भी रोहित और अनिका की शादी में शिद्दत देने आ पहुंची थी। रानी अलीसा अपनी छोटी बेटी प्रिंसेस लतिका के साथ जब हेलीकॉप्टर से उतरी तो सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स दौड़कर उनका स्वागत करने पहुंचे। शादी में 2 तरह के लोग आ पहुंचे थे। एक तरफ ऐसे लोग थे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और जो लोग एक दूसरे को ये जताना चाहते थे कि पावरफुल लोगों की लिस्ट में वो सबसे ऊपर था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर पावरफुल लोगों की गुड बुक्स में अपना नंबर बढ़ाना चाहते थे। पावर के डिस्प्ले और चापलूसी की टैलेंट दिखाने में सभी लोग इतने बिजी हो गए थे कि रोहित और अनिका की शादी पावर वेट दिखाने का एक अखाड़ा बन गई थी। हर गुजरते पल के साथ म्यूजिक और परफॉर्मेंस का जोश भी बढ़ने लगा था। आसमान में आतिशबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली शहर के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट के पैसेंजर जब अपनी खिड़कियों से इस नज़ारे को देख रहे होंगे तब उन्हें भी एक ऐसे नज़ारे का अनुभव जरूर होगा जो उन्होंने जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वहां मंडप के पास जब करण ने नम आंखों से अनिका का हाथ रोहित के हाथ में सौंपा तब रोहित की ओर देखकर करण ने कहा, मेरी बेटी को कभी कोई दुख मत पहुंचाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करण की ये बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग इस बात का मजाक में लेकर हंसने लगे, मगर सिर्फ करण ही अच्छी तरह से जानते थे कि अभी अभी उन्होंने रोहित से जो बात कही थी वो मजाक में नहीं कही थी। वो सचमुच अपनी बेटी को दुख देने वाले को ऐसा सबक सिखाते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। करण के लिए अनिका के लिए जो फीलिंग थी वैसी ही कुछ फीलिंग रोहित के मन में अपनी नन्ही सी बेटी रिया के लिए भी थी। जब करण ने प्यार भरी धमकी रोहित को सुनाई तब रोहित ने भी अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, देखो तुमने एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तुम लोग भी जरा सोच लेना कि अगर मेरी बेटी को दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को क्या हाल करूंगा। रोहित की ये बात सुनकर आर्यन को वो पिटाई याद आ गई जो रोहित ने कुछ ही दिनों पहले आर्यन और अलेक्जेंडर की थी। वैसे तो ये बात आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अगर तीनों बच्चे में सबसे ज़्यादा प्यार किसी से करते थे तो वो थी रिया।
इसीलिए आज उनके नाना जी जिस तरह से उनके डैड के साथ बात कर रहे थे वो बात उन्हें बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही थी। आखिर नन्ही सी उम्र में उन दोनों भाइयों को ये पता चल गया था कि एक बाप के लिए हमेशा ही उसकी बेटी उसके बेटे से ज़्यादा करीब रहती है। शादी में हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। मारवा खानदान गुलेरिया खानदान की पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस का बंदोबस्त भी इतना सख्त किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल एक मिलिट्री की छावनी में बदल गया था। एक तरफ जहां मर्दों में पावर डिस्प्ले का एक खेल चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ औरतों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी कि किसने सबसे ज़्यादा खूबसूरत और महंगी ज्वेलरी पहनी थी। रोहित और अनिका की शादी में आई हुई औरतें और लड़कियां सारी की सारी काफ़ी अमीर खानदानों से ताल्लुक़ रखती थी। उनमें से कुछ औरतें तो ऐसी थी जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक था कि वो कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल फंक्शन को अटेंड करें और अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करें। मगर वहां बैठी सारी औरतों की नज़र जब अनिका की पहनी हुई ज्वेलरी पर पड़ी तो उनकी आंखें दंग रह गई। खुद फ्रांस की रानी अलीसा ने जब अनिका के गले में चमकता हुआ हीरो का हार देखा तो वो खुद भी दंग रह गई थी। ये वही हीरे थे जो कुछ साल पहले खुद रानी अलीसा ऑक्शन में नहीं खरीद पाई थी। अनिका के शरीर पर इस तरह के जेवर देखकर लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये कोई ऐसी वैसी ज्वेलरी नहीं थी जिसे सेविंग के पैसों से खरीदा जाए। अनिका ने गले में जो हीरो का हार पहन रखा था उस हार को अगर बेच दिया जाए तो यूरोप का एक छोटा मोटा गांव खरीदा जा सकता था। कुछ लोग तो बस शादी में हुए खर्च का हिसाब जोड़ने में लगे हुए थे। शादी एक तरफ, शादी में होने वाले इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एक तरफ, और कुछ लोग बस किसी कोने में खड़े हुए अपने ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे थे कि शादी में कितना खर्च हुआ होगा। सारे लोग अपने फ़ोन में कैलकुलेटर निकालकर हर चीज़ की कीमत तय करने लगे। मगर जब भी कोई एक शादी में हुए कुल खर्च तक पहुंचने की कोशिश करता तो दूसरा उसे गिन देता कि अभी तुमने वो वाला खर्च तो गिना ही नहीं। मगर कुल मिलाकर वो लोग अभी अच्छी तरह से समझ गए थे कि रोहित और अनिका की शादी में जो खर्च हुआ था वो खर्च इस देश में कभी किसी शादी पर नहीं किया गया था। आखिर देश के सबसे बड़े दो अमीर खानदानों के बीच रिश्ता हो रहा था। पंडित जी मंडप में मंत्र पढ़ना शुरू कर चुके थे। शादी का माहौल पूरी तरह से सेट था। सभी लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज में जुटे हुए थे। छोटे बच्चे यहाँ वहाँ दौड़कर लगातार अपनी ही मस्ती में मस्त थे। कुछ लड़के शादी में आई अपनी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती बढ़ाने में बिजी थे तो कुछ बुजुर्ग नव जोड़े को आशीर्वाद देने में बिजी थे। कहीं कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी तो कहीं कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात चल रही थी। शादी का माहौल गरमाया हुआ था। आकाश और श्रेया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भले ही अनिका के साथ बेहद कम वक्त गुजारा था मगर दोनों को अनिका से बेहद हमदर्दी और फीलिंग थी। आकाश की जिंदगी में जो बहन अभी कुछ महीनों पहले आई थी वो आकाश की जिंदगी में एक बहन की कमी को पूरा कर चुकी थी और आज वही बहन विदा होने वाली थी। व्हीलचेयर पर बैठे करण ने अपनी इमोशंस को संभाल कर रखा था। करण अपनी बेटी की शादी में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में जुटे हुए थे। तभी लोग उनके पास आकर उनके जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। करण उन सबसे कहना चाहते थे कि वो उनकी जिंदगी के इस प्राइवेट पल में उन्हें अकेला छोड़ दे, मगर एक पब्लिक फिगर होने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। शादी में जहां सभी लोग अपनी अपनी मस्तियों में और अपने अपने काम में मगन थे तभी रानी अलीसा काफ़ी अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। वो बार बार हॉल की मेन एंट्रेंस की ओर देखकर अपनी घड़ी की ओर देखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के फेरे शुरू होने में अभी कुछ देर का वक्त बाकी था। शादी की लाइटिंग और हैवी मेकअप और ज्वेलरी की वजह से अनिका के माथे पर हल्का हल्का पसीना नज़र आने लगा था, जिसे देखकर श्रेया ने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हुए कहा, देखो दुल्हन के माथे से पसीना आ रहा है, उसका मेकअप ज़रा फिर से टचअप कर दो। मेकअप आर्टिस्ट ने अनिका का चेहरा देखते हुए श्रेया से कहा, मुझे लगता है हमें कमरे में चलकर टचअप करना चाहिए, वैसे भी अभी शादी शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। शुरुआती फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद श्रेया अनिका को फिर से मंडप के पास ही बने एक ड्रेसिंग रूम में ले गई। रोहित के साथी भी उसे जेंट्स ड्रेसिंग रूम में ले गए। मेकअप आर्टिस्ट दोबारा से अनिका का टचअप करने लगी। तभी अचानक अनिका का सेल फ़ोन बजने लगा। जब अनिका ने अपने मोबाइल फ़ोन पर नंबर फ्लैश होते हुए देखा तो वो चौंक गई।
रानी अलीशा अनिका को कॉल लगा रही थी। वैसे रानी अलीशा ने अनिका को जिस नंबर पर कॉल किया था वो ब्लैक कैट का ऑफिशियल नंबर था। जब अनिका ने अपना कॉल रिसीव किया तब रानी अलीशा की धीमी आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। रानी अलीशा ने अनिका से कहा, ब्लैक कैट कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें पता भी है आज किंग की शादी अनिका के साथ हो रही है? देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अब तक ये तो जान चुकी होगी कि किंग का असली रूप क्या है, उसका नाम क्या है और वो क्या करता है। इससे पहले कि अनिका रानी अलीशा की किसी बात का कोई जवाब दे पाती, रानी अलीशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं जो चुपचाप तमाशा देखती रहो। अपने हक के लिए आगे बढ़कर अपने अधिकारों को अच्छी तरह से हासिल करना तुम जानती हो। तुम अब तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा कि तुम किसी फिल्मी हीरो की तरह यहाँ पर आओगी, शादी को रोकोगी और रोहित को अपने साथ भगा कर ले जाओगी, मगर तुम तो डरपोक निकली। अब तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं? इससे पहले कि रानी अलीशा अपनी बात आगे बढ़ाती, अनिका ने धीमी आवाज़ में रानी अलीशा से कहा, मैं यहीं पर हूँ। अनिका की बात सुनकर रानी अलीशा चौंक गई। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद रानी अलीशा ने अनिका से कहा, क्या बोल रही हो तुम ब्लैक कैट? तुम यहीं पर हो? कहाँ हो तुम? मैं अभी तुम्हें मिलने आती हूँ। तभी अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं दुल्हन के मेकअप रूम में हूँ। अनिका की ये बात सुनकर रानी अलीशा के होश उड़ गए। रानी अलीशा ने अनिका से कहा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बहादुर निकली। अच्छा तो प्लानिंग क्या है तुम्हारी? क्या तुम दुल्हन को बेहोश करके रोहित को किडनैप करके अपने साथ ले जाने आई हो? देखो मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर हो, मगर रोहित की सिक्योरिटी को हल्के में मत लेना। वो लोग तुम्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तुम इतनी आसानी से रोहित को यहाँ से किडनैप करके नहीं ले जा सकती। रानी अलीशा की इस बात पर उसको जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मगर मैं उन्हें क्यों किडनैप करूँगी? रानी अलीशा कुछ देर के लिए ब्लैक कैट के इस जवाब को समझने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक ही अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रानी अलीशा ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब तुम रोहित को किडनैप करने नहीं आई? मतलब कि तुम? इसके बाद आगे बोलने से पहले रानी अलीशा ने अपने आप को रोक लिया और कुछ देर बाद दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहा, क्या तुम यहाँ पर दुल्हन की जान लेने आई हो? रानी अलीशा की ये बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। इससे पहले कि अनिका इस बात का कोई भी जवाब दे पाती, रानी अलीशा ने अनिका से कहा, देखो ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम अपने प्यार को हासिल करने यहाँ तक आई हो, मगर इस तरह से किसी की जान लेना ठीक नहीं होगा। अगर तुमने अनिका की जान ले ली तो सोचो उसके बच्चों का क्या होगा, और फिर रोहित भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। रानी अलीशा के ये तर्क और ये बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रानी अलीशा ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर खुद अनिका के होश उड़ गए। रानी अलीशा ने अनिका से कहा, देखो मैं दुल्हन के मेकअप रूम के बाहर ही खड़ी हूँ, तुम दरवाजे पर आकर मुझसे मिलो। रानी अलीशा दुल्हन के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ी थी। ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। तभी रानी अलीशा ने फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करते हुए कहा, देखो तुम कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे मिल लो। तुम्हारी ही तरह मैं भी अनिका से नफ़रत करती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3 बच्चों की माँ की जान ले लें। अनिका की जान के साथ कई लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। तुम कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे मिल लो। तुम दरवाजे के पास आ जाओ, मैं अंदर आ रही हूँ। जैसे ही रानी अलीशा ने अनिका की ये बात कही, अनिका ने रानी अलीशा को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप अंदर मत आना। एक काम कीजिए, आप होटल के प्रेसिडेंशियल सूट नंबर 2 में जाइए, मैं वहीं पर आकर आपसे मिलती हूँ। रानी अलीशा ने इस बार ब्लैक कैट के साथ कोई दलील न करते हुए ब्लैक कैट की बात मान ली और होटल के टॉप फ्लोर पर बने प्रेसिडेंशियल सूट नंबर 2 में चली गई। जब रानी अलीशा प्रेसिडेंशियल सूट नंबर 2 के पास पहुंची तब उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा लॉक था। रानी अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लैक कैट ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और रानी अलीशा ये देखकर चौंक गई कि उसके सामने दुल्हन के जोड़े में अनिका खड़ी थी। अनिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, मगर अभी भी अनिका की आंखों में काफ़ी नींद थी। बावजूद इसके रानी अलीशा मन ही मन अनिका की खूबसूरती को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, मगर फिर अपनी शक्ल पर अनिका के लिए जलन न दिखे इसका पूरा ख्याल रखते हुए रानी अलीशा अनिका को देखकर मुस्कुराने लगी और अनिका के कंधे पर एक हाथ रखकर कहने लगी, काफ़ी अच्छी लग रही हो तुम। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त नीचे होना चाहिए, किसी भी वक्त तुम्हारे फेरे शुरू हो सकते हैं। अनिका ने सोच लिया था कि वो रानी अलीशा को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगी, मगर अनिका ये बात रानी अलीशा को यहाँ बाहर होटल के कॉरिडोर में खड़े होकर नहीं कहना चाहती थी। इसलिए अनिका ने अपने पर्स से प्रेसिडेंशियल सूट का
की कार्ड निकाला और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा खुलते हुए देखकर रानी अलीशा काफ़ी परेशान नजर आने लगी। रानी अलीशा ने अपने मन में कई तरह की बातें सोच ली। रानी अलीशा को अब पक्का यकीन हो गया था कि ब्लैक कैट ने पूरी प्लानिंग की थी। ब्लैक कैट को पता था कि अनीका ऊपर प्रेसिडेंशियल सूट में आ रही थी और इसलिए ब्लैक कैट ने उसी कमरे के अंदर अनीका को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसका मतलब साफ था कि ब्लैक कैट प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर मौजूद थी। रानी अलीशा ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि किसी भी कमरे के अंदर जाने के लिए ब्लैक कैट को किसी चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही अनीका रानी अलीशा को प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर ले गई, रानी अलीशा प्रेसिडेंशियल सूट में चारों ओर ब्लैक कैट को ढूंढने लगी। रानी अलीशा के चेहरे पर परेशानी बढ़ती रही। वो अचानक प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर जाकर यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाकर ब्लैक कैट को ढूंढ रही थी। तभी अनीका ने रानी अलीशा से पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ किसे ढूंढ रही हैं? अनीका की बात सुनते ही रानी अलीशा झूठ मूठ हंसते हुए अनीका से कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कुछ बस ऐसे ही, मैं तो तुम्हारी प्रेसिडेंशियल सूट देख रही थी। वाकई में काफ़ी अच्छा होटल बनाया है। इतना अच्छा कमरा तो हमारे फ्रांस के होटलों में भी नहीं होता। ये सारी बातें करते हुए रानी अलीशा यहाँ वहाँ घूमकर ब्लैक कैट को ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर उन्हें ब्लैक कैट नहीं नजर आ रही थी। कमरे के कोने में बने एक सोफा पर बैठे हुए अनीका ने रानी अलीशा से कहा, आइए बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रानी अलीशा का ध्यान अनीका की बातों पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो यहाँ वहाँ देख कर ये पता करना चाहती थी कि आखिर ब्लैक कैट कहाँ छुपी थी और वो कहाँ से अटैक करने वाली थी। रानी अलीशा की सांसें थमने लगी थी। वो जानती थी कि ब्लैक कैट किसी खतरनाक मकसद से प्रेसिडेंशियल सूट में पहले से घुस आई थी, मगर इस वक्त रानी अलीशा नहीं जानती थी कि ब्लैक कैट कहाँ थी। बस वो किसी तरह ब्लैक कैट को रोकना चाहती थी। हालांकि रानी अलीशा खुद भी अनीका से काफ़ी नफरत करती थी, मगर वो अनीका को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो किसी भी तरह से ब्लैक कैट को रोकना चाहती थी। अनीका रानी अलीशा से बात करना चाहती थी, मगर रानी अलीशा का ध्यान कहीं और था। अचानक रानी अलीशा की नज़रें प्रेसिडेंशियल सूट में बने बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। अचानक रानी अलीशा के दिमाग में एक ख्याल आया और अनीका की ओर देखकर रानी अलीशा कहती रही, माफ़ करना, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? अनीका ने भी बड़े ही कैजुअली इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ प्लीज़, योर मैजेस्टी, फील फ्री। अनीका का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था कि रानी अलीशा अपनी जगह से खड़ी होकर वॉशरूम के अंदर चली गई। जब रानी अलीशा वॉशरूम के अंदर गई तब उन्हें इस बात का यकीन था कि ब्लैक कैट वहीं कहीं छुपी थी। वॉशरूम में चारों तरफ नज़रें डालने के बाद रानी अलीशा हैरान रह गई। ब्लैक कैट कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ब्लैक कैट प्रेसिडेंशियल सूट में भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वॉशरूम में भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर आखिर ब्लैक कैट थी कहाँ? ये बात रानी अलीशा सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो रही थी। वॉशरूम के अंदर से ही रानी अलीशा ने ब्लैक कैट को कॉल लगा दिया। बाहर बैठी अनीका ने जब अपने मोबाइल पर रानी अलीशा का नंबर फ्लैश होते हुए देखा, तब अनीका तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, वॉशरूम के अंदर मौजूद रानी अलीशा की धीमी आवाज़ अनीका के कानों पर पड़ी। रानी अलीशा कह रही थी, अरे ब्लैक कैट, तुम कहाँ हो? देखो, कोई भी वैसा कदम मत उठाना। तुम्हारी जो भी प्लानिंग है वो पहले एक बार मुझे बता देना। मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी, मगर किसी की ज़िंदगी के साथ तुम्हें खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। देखो, अगर तुम रोहित को किडनैप करना चाहती हो तो मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगी। आज रात को ही हम रोहित को किडनैप कर लेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितनी खतरनाक हो और अपना प्यार पाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। मगर ज़रा सोचो, अनीका 3 बच्चों की माँ है, और फिर अगर तुमने अनीका को मार दिया तो रोहित का एक न एक दिन ज़रूर पता चल जाएगा कि अनीका की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ था। फिर वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज़रा समझने की कोशिश करो और ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे बताओ, इस वक्त तुम कहाँ हो? रानी अलीशा की ऐसी बातें सुनकर अनीका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि रानी अलीशा अब तक ये बात क्यों नहीं जान पाई थी कि अनीका और ब्लैक कैट 2 अलग अलग आइडेंटिटीज़ ज़रूर थी, मगर वो एक ही इंसान थी। अनीका ने भी धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं प्रेसिडेंशियल सूट में ही मौजूद हूँ। जैसे ही अनीका ने जवाब दिया, तुरंत वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रानी अलीशा बाहर आई। जब रानी अलीशा ने अनीका को सामने बैठे हुए देखा तो उन्होंने एक लंबी राहत की सांस ली। जब ब्लैक कैट ने रानी अलीशा से ये कहा था कि वो प्रेसिडेंशियल सूट के कमरे में ही मौजूद थी, तब वॉशरूम में खड़ी रानी अलीशा को ऐसा लगा था कि कल ब्लैक कैट अनीका को मारने के लिए प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मगर जब रानी अलीशा ने अनीका को सेफ और सुरक्षित देखा, तब उन्होंने एक राहत की सांस ली और फिर से ब्लैक कैट को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी।
अनिका सोच रही थी कि एक देश की रानी होने के बावजूद इतनी सिंपल और सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही रानी अलीशा को। ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। तभी रानी अलीशा की नज़र प्रेसिडेंशियल सूट के कोने में बने वार्डरोब पे पड़ी और रानी अलीशा ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि हो ना हो ब्लैक कैट उस वार्डरोब के अंदर छुपी थी। फिर से कमरे की तारीफ करते हुए धीरे धीरे रानी अलीशा उस वार्डरोब की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तब अनिका को ये किसी फिल्म के कॉमेडी सीन से कम नहीं लग रहा था। अनिका को मन ही मन काफ़ी हंसी आ रही थी, मगर रानी अलीशा के सामने अनिका ने अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी। वार्डरोब के पास पहुंचकर रानी अलीशा ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, काफ़ी अच्छा वार्डरोब है, काफ़ी मजबूत लकड़ी से बनाया गया है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि एक देश की महारानी इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। दरअसल रानी अलीशा किसी तरह वार्डरोब का दरवाज़ा खोलने का बहाना ढूंढ रही थी। वार्डरोब के हैंडल पर हाथ रखते हुए रानी अलीशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं इस वार्डरोब के अंदर से एक बार देखना चाहती हूँ। बिल्कुल इसी तरह का वार्डरोब मैं अपने बेडरूम में भी बनवाऊँगी। इससे पहले कि अनिका हाँ या ना कह पाती, रानी अलीशा ने वार्डरोब खोल दिया। मगर रानी अलीशा यह देखकर हैरान हो गई कि वार्डरोब के अंदर भी ब्लैक कैट कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर ब्लैक कैट कहाँ थी? ये बात अब रानी अलीशा की समझ नहीं आ रही थी। वार्डरोब के एक दरवाजे के पीछे छुपकर रानी अलीशा ने फिर से ब्लैक कैट को कॉल लगाया। सोफे पर बैठी अनिका को ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी, मगर किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अनिका ने कॉल रिसीव किया। तभी रानी अलीशा की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। रानी अलीशा काफ़ी धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज़ में फ़ोन पर बात करते हुए कह रही थी, अब कहाँ हो तुम, बताओगी मुझे? अनिका ने भी बिल्कुल धीमी आवाज़ में इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, वार्डरोब बंद कर दीजिए, मैं आपको नज़र आ जाऊंगी। जैसे ही रानी अलीशा ने ब्लैक कैट की ये बात सुनी, वार्डरोब के दरवाजे के पीछे छिपी रानी अलीशा की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे धीरे रानी अलीशा ने अपना चेहरा वार्डरोब के पीछे से बाहर निकाला। रानी अलीशा ने देखा कि सामने सोफे पर अनिका बैठी थी। कमरे में और कोई नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रानी अलीशा के चेहरे की परेशानी हैरानी में बदल गई। रानी अलीशा ने अनिका के हाथ में फ़ोन देखा और फिर वो उसी हैरानी के साथ अपने हाथ में अपना फ़ोन देखने लगी। लगभग 1-1.5 मिनट तक रानी अलीशा कभी अनिका का चेहरा देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन। फिर अचानक अनिका ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, यहाँ रानी अलीशा का ब्लैक कैट के साथ कनेक्टेड कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। जब सारी बात एक एक करके रानी अलीशा को समझ में आई, तब अचानक ही रानी अलीशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कुछ देर तक ज़ोर ज़ोर से हंसने के बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रानी अलीशा ने एक हाथ अपने पेट पर रख दिया और अनिका की ओर देखकर कहा, अरे मैं तो पहले से जानती थी कि तुम ही ब्लैक कैट हो। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रानी अलीशा को अपने आप पर काफ़ी एम्बैरसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि रानी अलीशा ने पहले ही अनिका को नहीं पहचाना था। मगर अनिका भी देखना चाहती थी कि रानी अलीशा कितनी देर और एक्टिंग कर सकती थी। अनिका को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए नोटिस करके रानी अलीशा ने अनिका से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझ रही है ना? अनिका ने बस ये बात सुनकर सिर्फ ना में अपना सर हिला दिया। तभी अचानक कमरे के अंदर भूमिका दाखिल हुई और रानी अलीशा को अनिका के सामने देखकर भूमिका ने कहा, योर हाइनेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ नहीं हो सकती। भूमिका को वहाँ इस तरह देखकर रानी अलीशा चौंक गई। जैसे ही भूमिका ने रानी अलीशा को अनिका के कमरे में देखा, भूमिका रानी अलीशा के पास आई और उसे कंधों से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहने लगी, योर मैजेस्टी, अभी इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये मेरी होने वाली भाभी और मेरे भाई के लिए काफ़ी प्राइवेट मोमेंट है। आज के दिन कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रानी अलीशा हैरान होकर भूमिका को देखने लगी। आज से पहले रानी अलीशा के साथ किसी ने इस तरह से बिहेव नहीं किया था। रानी अलीशा ने भूमिका का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ? और अभी तो तुम्हारा भाई इस कमरे में भी नहीं है, फिर कैसा प्राइवेट मूवमेंट? भूमिका ने फिर से रानी अलीशा के कंधों पर हाथ रख दिया और उन्हें बाहर की ओर ले जाते हुए कहने लगी, वो जो कुछ भी हो, आज के दिन उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रानी अलीशा के बारे में भूमिका अच्छी तरह से जानती थी। भूमिका जानती थी कि रानी अलीशा को रोहित के लिए कितनी फीलिंग्स थी, और भूमिका को इस बात का डर भी था कि आज के दिन रानी अलीशा कोई चाल चल के शादी में कोई बवाल न खड़ा करे। इसलिए एहतियात के तौर पर रानी अलीशा को भूमिका अनिका से दूर ही रखना चाहती थी। आज से पहले रानी अलीशा को कभी भी किसी ने इस तरह से कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। रानी अलीशा के लिए ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था।
इसलिए भूमिका का हाथ फिर से अपने कंधे से हटाते हुए रानी अलीशा ने अपनी आवाज़ कड़क करते हुए भूमिका से कहा, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम जिस तरह से मुझसे बिहेव कर रही हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी भूमिका ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रानी अलीशा से कहा, देखिए आप रानी हैं मगर फ्रांस की और ये इंडिया है, ये मेरा देश है। मैं आपकी प्रजा नहीं हूँ और न ही मैं आपकी बातें मानने के लिए बंदी हूँ। ये एक प्राइवेट फंक्शन है और इस प्राइवेट फंक्शन में किसी भी बाहर के इंसान को दखल अंदाजी करते हुए मैं नहीं देख सकती। रानी अलीशा की इससे ज़्यादा इंसल्ट पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो हैरान होकर अपने पीछे खड़ी अनीका को देखती रही, मगर भूमिका धीरे धीरे रानी अलीशा को कमरे से बाहर ले जाती रही। अनीका भी चुपचाप खड़ी रानी अलीशा को कमरे से बाहर जाती हुई देखती रही। अनीका ने भूमिका को रोकने की कोशिश भी नहीं की, मगर अंदर ही अंदर अनीका को रानी अलीशा पर काफ़ी दया भी आ रही थी। रानी अलीशा को रोहित से प्यार था और आज रोहित की शादी होने वाली थी। और उसी दिन रानी अलीशा को पता चलता है कि जिस ब्लैक कैट को वो अनीका की सौतन समझ रही थी, वो ब्लैक कैट दरअसल खुद ही अनीका थी। इससे ये बात भी साबित होती थी कि रोहित अनीका से कितना प्यार करता था। ऐसी बातों का खुलासा होने के बाद भूमिका का इस तरह का बर्ताव रानी अलीशा के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मगर किसी तरह रानी अलीशा अच्छी तरह से जानती थी कि ये उनका देश नहीं था और यहाँ उनका राज नहीं चलने वाला था। चुपचाप भूमिका के कहने पर रानी अलीशा भूमिका के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अनीका और रोहित दोनों को पंडित जी ने मंडप में बुलाया। शादी के फेरे शुरू हुए। सभी लोग दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश करने लगे। बैंड बाजे की आवाज़ ने पूरी दिल्ली का मौसम सुहाना कर दिया था। शादी में हुए इंतजाम की तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे थे। मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार की मेज़बानी का लुत्फ उठाते हुए मेहमानों ने शादी का फंक्शन भी अटेंड किया और खूब सारे गिफ्ट और तोहफे दूल्हा दुल्हन को देकर अपने अपने घर लौट गए। नन्हा सा अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन शादी को देखकर बेहद खुश हुए थे। तीनों बच्चों का सपना पूरा हुआ था। उनका परिवार एक हो चुका था। रोहित और अनीका की शादी हो चुकी थी। उस रोहित मारवा की शादी हो चुकी थी जिसकी शादी का सालों से लोगों को इंतज़ार था। द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया ने फाइनली शादी कर ली थी। रोहित और अनीका की जोड़ी को देखकर बड़े बुजुर्ग सिर्फ दिल से यही दुआ कर रहे थे कि नए दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। शादी पूरी हो जाने के बाद पूरे जोश और उमंग के साथ मारवा खानदान अनीका को लेकर मारवा हाउस में पहुंचा। मारवा हाउस को भी एक दुल्हन से कम नहीं सजाया गया था। पूरे मारवा हाउस को लाल पीली रंग बिरंगी रोशनी से और फूलों से सजाया गया था। हालांकि रोहित के वेल विशर जैसे कि सनी, धीरज, भूमिका रोहित के लिए बेहद खुश थे। वहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रोहित नज़र आ रहा था। फाइनली वो पल आ ही गया था जिसका रोहित को कई महीनों से इंतज़ार था। रोहित और अनीका के बीच की सारी दीवारें बहुत जल्द गिरने वाली थी। ये बातें सोच सोच कर रोहित का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। रोहित जो कुछ भी मन ही मन सोच रहा था वो सारी बातें सनी ने अच्छी तरह से पढ़ ली थी। रोहित के पेट में कोहनी मारते हुए सनी ने कहा, अरे भैया, ये जो खामखा आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है उसे ज़रा कंट्रोल कीजिए। सभी लोगों को आपके दिल की बातें पता चल जा रही हैं, ज़रा कंट्रोल कीजिए। अब बस कुछ ही वक्त का इंतज़ार करना है आपको। आकाश भी अनीका और रोहित को मारवा हाउस छोड़ने आया था। हालांकि आकाश ने सनी की सारी बातें सुन ली थी, मगर अपना गले की खराश साफ करते हुए सनी और रोहित के बीच आते हुए आकाश ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और रोहित के कानों के पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, देखो भाई, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि अनीका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम देकर उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ की कमी पूरी कर सकें। पैसों की उसे लालच नहीं, कोई महंगे शौक़ नहीं, मगर हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं अनीका को अपनी नींद कितनी प्यारी है और इसलिए तुम दोनों के लिए एक शानदार बेड बनवाया है, ख़ास जापानीज़ टेक्निक से। ये बेड, उम्मीद है कि तुम्हें ये बेड पसंद आएगा। अपने साले के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित ने अपनी नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ आकाश के साथ हैंडशेक करते हुए रोहित ने कहा, थैंक यू वेरी मच दोस्त। जब घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित अनीका के साथ अपने बेडरूम की ओर आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक से श्रेया ने रोहित को रोक लिया और कहा, अभी रुको कुछ देर यहीं पर, पहले मैं अपनी सहेली के साथ अंदर जाऊंगी और सारी तैयारियां करूंगी, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। रोहित नहीं जानता था कि उसके प्यार के लिए अब उसे कितना ज़्यादा इंतज़ार करना होगा, मगर सबके सामने वो जल्दबाजी भी नहीं दिखा सकता था। श्रेया की बात सुनने के बाद रोहित वहीं नीचे सनी, धीरज और भूमिका के साथ रुक गया और श्रेया अनीका को लेकर बेडरूम के अंदर चली गई। बेडरूम के अंदर जाते ही श्रेया ने अनीका को कंधों से पकड़ लिया और कहा, सुनो, आज तुम्हारी सुहागरात है, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनना,
रोहित को अपनी मनमानी करने मत देना। इतना समझ लो, अगर आज तुम झुक गई उसके सामने तो फिर जिंदगी भर शादीशुदा जिंदगी में उसका पलड़ा भारी रहेगा। अनिका जानती थी श्रेया और बाकी लोग अनिका की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, मगर अनिका के सामने अगर अलेक्जेंडर ने यह शर्त नहीं रखी होती कि वो रोहित और अनिका की शादी होते हुए देखना चाहता है, तो शायद अनिका ने शादी के बारे में सोचा भी नहीं होता। अनिका के लिए शादी सिर्फ अलेक्जेंडर को खुशी पहुंचाने का एक जरिया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका और रोहित का रिश्ता अब किसी भी नाम का मोहताज नहीं था। रोहित अनिका के तीनों बच्चों का बाप था, जिसकी जिम्मेदारी रोहित बखूबी निभा रहा था। इससे ज़्यादा अनिका ने रोहित से कोई उम्मीद भी नहीं की थी और न ही उसे रोहित से कोई एक्सपेक्टेशन थी। अनिका के लिए मेकअप गहने पहनना, इतना सजना संवरना नॉर्मल नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार अनिका ने अपने आप को सजाने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया था। मगर जो अनिका सादे सिंपल लिबास में भी इतनी सुंदर दिखती थी, वो दुल्हन के जोड़े में किसी जन्नत की परी से कम नहीं लग रही थी। अपनी आंखों से काजल का एक टीका श्रेया ने अनिका के कानों के पीछे लगाते हुए अनिका से कहा, बस तुम्हें और रोहित को किसी की नज़र न लग जाए, अब तो यही दुआ है। अनिका को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के बाद श्रेया कमरे से निकल गई। जब श्रेया रोहित और अनिका के बेडरूम से बाहर निकलकर बाहर आई और स्टेयरकेस से उतरकर नीचे लिविंग हॉल में आई, तो बस इशारा करते हुए श्रेया ने रोहित से कहा, अब आप ऊपर जा सकते हैं। रोहित को यह कहने के बाद श्रेया मुस्कुराते हुए आकाश के साथ अपने घर लौट गई। रोहित बाकी सब दोस्तों को गुड बाय कहने के बाद तेज़ी से अपने बेडरूम की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। रोहित के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जिसका रोहित का उस दिन से इंतज़ार था, जब रोहित को इस बात का रियलाइजेशन हुआ था कि रोहित अनिका से प्यार करता था। रोहित को अब एक पल का भी वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोहित तेज़ी से अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, मगर जैसे ही रोहित अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, वो चौंक गया। रोहित ये देखकर चौंक गया था कि आकाश और श्रेया के दिए हुए नए बेड पर 3 और छोटी छोटी आकृति नज़र आ रही थी। तीनों बच्चे अनिका को हक करके लेटे हुए थे। जब तीनों बच्चों की नज़र रोहित पर पड़ी तो सबसे पहले नन्ही सी रिया ने अपने 2 हाथ हवा में उछालते हुए रोहित से कहा, अरे डैडी आ जाइए, देखो कितना अच्छा बेड दिया है मामा ने। आकाश मामा सिर्फ हैंडसम ही नहीं, सचमुच बहुत समझदार भी हैं, और ये बेड भी कितना कंफर्टेबल है, हम 5 लोग आराम से इस पर सो सकते हैं। रिया की इस बात पर रोहित का रिएक्शन देखकर अनिका की हंसी छूट गई। अनिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जहां रोहित के दिल के अरमान टूट टूट कर चकनाचूर हो गए, वहीं अपनी प्यारी सी पूरी फैमिली को एक साथ देखकर रोहित का दिल भर आया था। पिछले कुछ दिनों से रोहित ने भी बस एक ही सपना देखा था कि किसी तरह वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी वक्त बिताए और उसका परिवार एक साथ एक छत के नीचे हमेशा के लिए खुश रहे। अनिका और तीनों बच्चों को एक साथ देखकर रोहित को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। बेड के सामने खड़ा रोहित कुछ देर तक प्यार भरी नज़रों से अनिका को देखता रहा। आंखों ही आंखों से जैसे रोहित और अनिका के बीच में कई सारी बातें हो रही थी, कई सारे इशारे चल रहे थे। अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रोहित के मन में क्या इमोशन चल रहे थे। वहीं बच्चे ये देखकर बेहद खुश थे कि अब आने वाले दिनों में हर रोज़ वो अपनी मम्मी और डैडी दोनों के साथ बड़े ही प्यार से एक ही छत के नीचे रहेंगे। रिया ने इशारा करते हुए रोहित को भी बेड पर बुलाते हुए कहा, डैड आप यहाँ सो जाइए, ये बेड बहुत बड़ा है, देखिए हमने स्पेशली आपके लिए यहाँ जगह रखी है। आप यहाँ सोएंगे, बीच में हम तीनों सोएंगे और उस तरफ मम्मा सोएंगी, बड़ा मज़ा आएगा। अचानक अलेक्जेंडर ने अपना सर उठाकर रिया की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन क्या हमारा और एक भाई या बहन हुआ तो ये बेड हमारे लिए काफ़ी होगा? इससे पहले कि रिया या आर्यन अलेक्जेंडर की इस बात का जवाब दे पाते, रोहित ने ही इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम हर रोज़ इसी तरह सोएंगे तो तुम लोगों को इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका ने जब रोहित की बात सुनी तब वो मन ही मन मुस्काने लगी और अनिका ने रोहित को बच्चों के सामने ऐसी बात न करने का इशारा भी किया। कुछ देर बाद रोहित को समझ आ गया कि उनके दिल के अरमान पूरे नहीं होने वाले थे, मगर आज रोहित की शादीशुदा ज़िंदगी का और रोहित और अनिका के पूरे परिवार का पहला दिन था और इस पल को रोहित अपने सीने में कहीं छुपा लेना चाहता था। रोहित फिर रिया के ठीक बगल में बेड पर लेट गया और अपने हाथों पर अपना सर रखकर अपनी पूरी फैमिली को देखता रहा। अनिका बच्चों को प्यार से थपकियां देते हुए कब गहरी नींद में सो गई, इसका अंदाज़ा अनिका को भी नहीं रहा। रोहित ने देखा कि धीरे धीरे तीनों बच्चे भी गहरी नींद में सो गए। कुछ देर तक रोहित अपने पूरे परिवार को देखता रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि रात बीत चुकी थी।
रोहित का पूरा परिवार बड़ी ही शांति से अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। रिया के माथे पर किस करने के बाद रोहित बेडरूम से चला गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका को और कितने घंटों की नींद की ज़रूरत थी। जब अनिका की आंखें खुली तब सुबह के 11 बजे थे। अनिका ने देखा कि रिया और आर्यन बड़े ही गौर से अनिका के बगल में लेटे अलेक्जेंडर को देख रहे थे। जैसे ही अनिका की आंखें खुली, रिया ने अनिका से कहा, मम्मा, लगता है अलेक्जेंडर को भी तुम्हारी आदत लग गई है। देखो, हमेशा जल्दी उठ जाने वाला अलेक्जेंडर अभी भी सोया है। जैसे ही अनिका ने रिया की ये बात सुनी, अनिका की दिल की धड़कनें बैठ गई। पलक झपकते ही 1 महीना पूरा हो चुका था। नन्ही सी रिया की आवाज़ सुनकर अनिका की धड़कन बैठ गई थी। अनिका ने जब अलेक्जेंडर की ओर मुड़कर देखा तो अलेक्जेंडर का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अलेक्जेंडर के शरीर में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अनिका ने जब अलेक्जेंडर के गले पर अपनी उंगली रखी तब अनिका ने एक लंबी राहत की सांस ली। अलेक्जेंडर की सांसें चल रही थी, मगर अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर गहरी नींद में सोया था। अलेक्जेंडर बेहोशी की हालत में नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर के शरीर में अगर V15 के साइड इफ़ेक्ट होने लगे तो अलेक्जेंडर ब्रेन डेड हो सकता था। अलेक्जेंडर के शरीर में किसी भी तरह के सिम्टम्स नज़र नहीं आने वाले थे, जिस तरह के सिम्टम्स आशीष और रेखा मौसी के शरीर में नज़र आने लगे थे। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ तब फिर से अनिका का दिल बैठ गया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन और रिया की हाजिरी में किस तरह से रिएक्ट करे। अनिका जितने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सक्सेसफुली हैंडल किया करती थी, वह अपने बेटे की इस कंडीशन को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। कुछ ही देर में रोहित भी बेडरूम में आकर बड़ी बेबसी से अलेक्जेंडर को देखने लगा, जबकि आर्यन और रिया बड़ी ही मासूमियत से अलेक्जेंडर की ओर देख रहे थे। वही अनिका और रोहित दोनों का दिल बैठा जा रहा था। अभी 1 महीना पूरे होने में कुछ दिन बाकी थे, मगर अलेक्जेंडर के साथ इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा, यह बात ना अनिका ने सोची थी और ना ही रोहित ने। शाम के 4 बज गए, मगर अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें नहीं खोली। अनिका ने सारी कोशिशें कर ली थी, मगर अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वक्त आ गया था कि अनिका अपने दिल पर पत्थर रखकर यह मान ले कि अलेक्जेंडर ऐसे कोमा में चला गया था जहाँ से वह कभी बाहर नहीं आने वाला था। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आंखें खोली, अनिका और रोहित ने राहत की सांस ली। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली, रिया ने बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर को देखते हुए कहा, तुम तो सचमुच मम्मा पर ही गए हो। मम्मा भी तुम्हारी तरह बहुत सोती हैं, मगर आज तो तुमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुम तो मम्मा से भी आगे निकल गए। मम्मा कभी कभी दोपहर को 1 बजे जागती हैं, मगर तुमने तो जागने में 4 बजा दिए। तुम्हें पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी। हमें तो लगा कि तुम। इससे पहले कि रिया आगे अपनी बात पूरी करती, आर्यन ने रिया का मुंह दबा दिया और अलेक्जेंडर से कहा, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। आर्यन की बात सुनकर रोहित और अनिका ने भी अपना होश संभालते हुए अलेक्जेंडर से कहा, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें चलकर कुछ खा लेना चाहिए। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी जगह पर बैठते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं आर्यन की बात नहीं मान सकता। मैं आर्यन से बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। यह कैसे हो सकता है कि आर्यन मुझे समझाए कि मुझे क्या करना चाहिए। आर्यन ने कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद अलेक्जेंडर से कहा, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात पर फिर से अपना एतराज़ जताते हुए कहा, अरे तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मेरे पास सबूत है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। क्रिस्टोफर पापा ने कहा था कि उन्होंने सबसे पहले मम्मा की गोद से मुझे चुराया था। इसका मतलब है सबसे पहले मैं पैदा हुआ था और इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। आर्यन ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी वह बात अच्छी तरह से याद है, तुम ही सबसे बड़े हो। जब अलेक्जेंडर को तसल्ली हो गई कि आर्यन ने सचमुच उनकी बात मान ली थी, तब अलेक्जेंडर ने सभी लोगों की बात मानते हुए बिस्तर से उतरकर बेडरूम से बाहर चलना शुरू किया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की इमोशनल पोजीशन क्या थी। रोहित ने अनिका को सहारा दिया और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। तीनों बच्चे तेज़ी से नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों बच्चों ने पेट भर के नाश्ता किया। शाम के 5:30 बज गए थे, इसलिए नौकरों ने बच्चों के लिए ऐसा नाश्ता बनाया था जो उनके लिए लंच का भी काम करता और ब्रेकफास्ट का भी काम करता। रोहित और अनिका के कहने पर नौकरों ने खास बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी तैयार की थी। बच्चों ने पेट भर के नाश्ता किया और उसके बाद प्ले रूम में जाकर रात होने तक खूब खेलते रहे। रोहित और अनिका भी प्ले रूम में बैठकर बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलते रहे। रोहित ने अपनी तमाम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी।
रोहित ने कंपनी के चेयरमैनशिप की पोजीशन फिर से एक्सेप्ट कर ली थी। बावजूद इसके रोहित ने अपने स्टाफ से कह दिया था कि वह कुछ दिनों तक अपने परिवार के साथ रहेगा और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अलेक्जेंडर के आखिरी दिनों में रोहित एक पल के लिए भी अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था। रोहित एक बाप होने की हैसियत से खुद भी अलेक्जेंडर की इस परिस्थिति से काफ़ी डिस्टर्ब था, मगर साथ ही साथ वो यह भी जानता था कि अपने परिवार का हेड होने के नाते उसे न सिर्फ अलेक्जेंडर को बल्कि अलेक्जेंडर की वजह से अनीका को होने वाली तकलीफ़ों से भी अनीका को संभालना था। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर के साथ क्या हो रहा था, मगर नन्ही सी रिया ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। अलेक्जेंडर के साथ खेलने के बाद रिया और आर्यन तीनों बच्चों के बेडरूम में चले गए और तीनों के लिए बने अलग अलग बिस्तर पर सो गए। अनीका बड़े ही प्यार से तीनों को सुलाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, अनीका के कानों पर धीमी धीमी आवाज़ पड़ने लगी। अनीका वहीं दरवाजे के पास रुककर बच्चों की बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। तभी अनीका के कानों पर रिया की आवाज़ पड़ी। रिया अलेक्जेंडर से कह रही थी, क्या हुआ, तुम बालकनी की ओर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, अरे आज इतना लेट उठा था कि इतनी जल्दी नींद कैसे आएगी? तभी रिया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तो मम्मा के सामने तुम नाटक क्यों कर रहे थे? अलेक्जेंडर ने भी रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम भी तो नाटक कर रही थी। नन्ही सी रिया को पता नहीं चल रहा था कि अलेक्जेंडर की इस बात का वह कैसे जवाब दे। रिया ने मुस्कुराते हुए अलेक्जेंडर से कहा, तुम बात तो सही कह रहे हो। दरअसल मम्मा जब चली जाती हैं उसके बाद मैं मोबाइल में गेम खेलती हूँ, इसलिए मम्मा के सामने सो जाने का नाटक करती हूँ। वैसे तुम क्यों नाटक कर रहे थे? अलेक्जेंडर ने रिया की इस बात को इग्नोर करते हुए रिया से कहा, वह सब छोड़ो, मगर मुझे बताओ कि तुम दिन रात गेम क्यों खेलती रहती हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब बड़ी हो जाओगी तब तुम खुद का ख्याल रख सको। इतना काबिल अगर तुम नहीं बनोगी तो लोग तुम पर हंसेंगे। रिया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मगर मेरा ख्याल रखने के लिए तो इतने सारे लोग हैं। अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो ज़िंदगी जितनी सिंपल नहीं है जितनी तुम समझती हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें खुद को अपना ख्याल रखना पड़े। अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो अपना ख्याल कैसे रख पाओगे? हो सकता है आर्यन, मम्मा, रोहित, डैडी सब लोग अपने अपने काम में बिजी हों, तब तुम क्या करोगी? रिया ने अलेक्जेंडर की बात का बड़ी ही मासूमियती से जवाब देते हुए कहा, तो तुम हो ना, तुम मेरा ख्याल रखना। अलेक्जेंडर ने रिया की इस बात पर जो जवाब दिया वह सुनकर अनीका का दिल दहल गया। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, देखो आज तुम्हें मैं एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम जब तक बड़ी होगी तब तक शायद मैं तुम्हारा साथ देने के लिए इस दुनिया में ना रहूँ। अलेक्जेंडर ने नन्ही सी रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो आज तुम्हें मैं एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम जब तक बड़ी होगी तब तक शायद मैं तुम्हारा साथ देने के लिए इस दुनिया में ना रहूँ। दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी अनीका ये सब कुछ सुन रही थी। अलेक्जेंडर की ऐसी बातें सुनकर अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे अनीका की छाती पर किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया था, जिसे वो चाहकर भी नहीं हटा पा रही थी। दोनों मासूम बच्चों के बीच चल रही बातों को रोकने की हिम्मत अनीका में नहीं थी। अनीका वहीं खड़ी चुपचाप बच्चों की बातों को गौर से सुनती रही। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद कुछ देर तक हैरानी से रिया ने अलेक्जेंडर को देखा और पूछा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम कहाँ जाने वाले हो? खुद अलेक्जेंडर भी नहीं चाहता था कि अपनी मौत के बारे में बात करके वो नन्ही सी रिया को किसी तरह की इमोशनल चोट पहुँचाए। इसलिए बात बनाते हुए अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना ही होगा। अब चुपचाप जाकर सो जाओ। नन्ही सी रिया अपने बड़े भाई की बात टाल नहीं सकती थी। रिया को काफ़ी नींद भी आ रही थी, इसलिए रिया भी अब चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। अलेक्जेंडर बालकनी में खड़े होकर तारों की ओर देख रहा था। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने अपने कंधों पर नन्हे से हाथ फील किए। जब उसने मुड़कर देखा तो आर्यन बड़ी ही आंखों से अलेक्जेंडर को देख रहा था। आर्यन ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या देख रहे हो तुम? आसमान की ओर देख रहे हो अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था। तभी नन्हे से आर्यन ने धीमी आवाज़ में अलेक्जेंडर से कहा, तुम फिक्र मत करो, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। मैं मम्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, मम्मा की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है।
मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डॉक्टरों के बस में नहीं होती। छोड़ो, ये सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तुम मैथ्स में चैम्पियन हो और मैं साइंस में। अगर दोनों साथ साथ बड़े होते तो बड़ा मज़ा आता, मगर अफसोस आज के बाद इस घर में साइंस की किताबें कम और मैथ्स की किताबें ज़्यादा नज़र आएंगी। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन ने अपनी नज़रें झुका ली। अचानक ही अलेक्जेंडर बालकनी के नीचे कुछ देखने लगा। आर्यन ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या देख रहे हो तुम? अलेक्जेंडर ने आर्यन को चुप रहने का इशारा किया और आर्यन का हाथ पकड़कर उसे चोरी छिपे कमरे से बाहर ले जाने लगा। जैसे ही अनिका ने देखा कि दोनों बच्चे बालकनी से दरवाजे की ओर जा रहे थे, तब अनिका चुपके से कॉरिडोर के एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। दोनों बच्चे दबे पांव कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे स्टेयरकेस की सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर जाने लगे। अनिका भी दोनों बच्चों का पीछा करते हुए उन्हें फॉलो करने लगी। अलेक्जेंडर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे मारवा हाउस के बंगले के ठीक बाहर बने गार्डन की ओर ले गया। अनिका भी दोनों बच्चों को फॉलो करते हुए गार्डन में बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और चुपके से बच्चों की सारी बातें सुनने लगी। गार्डन में पहुंचते ही आर्यन ने दबी हुई आवाज़ में अलेक्जेंडर से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इतनी रात हो चुकी है, मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। अगर मम्मा या डैडी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात सुनते ही कहा, नहीं नहीं, मम्मा ऐसी नहीं है। मम्मा कभी हम पर हाथ नहीं उठा सकती। आर्यन ने भी अपनी बात बदलते हुए कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मम्मा कभी हम पर हाथ नहीं उठा सकती, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो डैडी सिर्फ रिया से प्यार करते हैं। कसूर किसी का भी हो, मार हम ही को पड़ेगी। और इस वक्त गार्डन में आने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर अपनी आवाज़ दबाते हुए कहा, सच कहूँ तो नींद तो मुझे भी आ रही है, मगर मैं सोने से डर रहा हूँ। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर ऐसा क्यों कह रहा था। भला किसी को सोने से डर कैसे लग सकता था? तभी अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं डरता हूँ कि अगर मैं आज सो गया तो शायद कभी उठ ही न सकूँ। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आर्यन हैरान रह गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर को देखने लगा। आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, देखो आर्यन, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं कभी अपनी पूरी लाइफ में इतने देर से नहीं जागा जितने देर से आज जागा था। मगर सच कहूँ तो मैं सोया नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो गया था और मैं कभी वापस उठ ही नहीं पाऊँगा। जब मैंने आंखें खोली और जागा और तुम लोगों को अपने आसपास देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मगर अब मुझे डर लग रहा है कि अगर आज मैं सो गया तो शायद कभी वापस उठ ही न पाऊँ। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने भाई को बचाने के लिए क्या कर सकता था। तभी अलेक्जेंडर ने अचानक ही गार्डन में घास पर अपना पाँव रखते हुए आर्यन से कहा, देखो यह जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। आर्यन चौंक कर अलेक्जेंडर को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर उससे क्या कहना चाहता था। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज़ में कहा, देखो इस जगह से तुम्हारा और रिया का कमरा, मम्मी डैडी का कमरा बिल्कुल आसानी से दिखता है। आर्यन ने भी ये बात नोटिस की कि किस जगह की अलेक्जेंडर बात कर रहा था। वहाँ से आर्यन और रिया का बेडरूम और रोहित और अनिका का बेडरूम अच्छी तरह से दिखाई देता था। मगर ये कहने के पीछे अलेक्जेंडर का असली मकसद क्या था, ये आर्यन नहीं जानता था। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, देखो मरने के बाद मुझे यहीं दफनाना, ताकि मैं बड़े ही आराम से तुम लोगों को देख सकूं। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह बात कही, आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम मेरी बात गौर से सुनो, बी प्रैक्टिकल। इस वक्त इमोशनल होना ठीक नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो गौर से सुनो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते कि मरने के बाद मैं खुश रहूं? जब अलेक्जेंडर ने यह बात कही, तब आर्यन भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर गौर से अलेक्जेंडर की हर बात सुन लेना चाहता था। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहीं इसी ज़मीन में अपने दोस्तों को भी गाड़ा है। मेरा सबसे प्यारा दोस्त बटरस्कॉच भी इसी ज़मीन में दफन है। अगर मुझे तुम यहाँ दफनाओगे तो मैं उन सबके साथ भी रह पाऊँगा और तुम लोगों पर भी नज़र रख पाऊँगा। तभी आर्यन की नज़र गार्डन में एक पेड़ के नीचे पड़े गार्डनिंग के औजारों पर पड़ी। आर्यन दौड़कर कुछ औजार अपने हाथ में लेकर आया और एक औजार अलेक्जेंडर के हाथ में थमाते हुए कहने लगा, ठीक है तो फिर हम अभी से तैयारी कर लेते हैं। अलेक्जेंडर को भी आर्यन का ये आइडिया काफ़ी पसंद आया था।
दोनों बच्चों ने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और दोनों एक के बाद एक गड्ढा खोदने के लिए ज़मीन में नुकीले औजार चलाने लगे। दोनों भाइयों की ऐसी बातचीत और ऐसी हरकतों को देखकर अनिका की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता जा रहा था। अनिका अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अनिका ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने आप को इतना बेबस और लाचार कभी नहीं महसूस किया था। वो चाहकर भी बच्चों को रोक नहीं पा रही थी। बच्चे अनिका से कुछ ही कदमों की दूरी पर थे, मगर वो फासला तय करना अनिका के लिए बेहद मुश्किल था। अनिका पेड़ का सहारा लेकर अपना सर उस पेड़ पर पटक पटक कर आंसू बहाती रही। 15-20 मिनट बाद दोनों भाइयों ने मिलकर ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा तैयार कर लिया था। उस गड्ढे में उतरने के बाद अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, हाँ ये सही रहेगा। अच्छा किया कि हमने गड्ढा थोड़ा बड़ा ही खोद रखा है, मुझे करवट बदलने में आसानी होगी। अलेक्जेंडर की इस बात पर आर्यन कुछ देर के लिए मन ही मन कुछ सोचता रहा और उसके बाद आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, मगर मैंने तो सुना है कि अगर इंसान मर जाए तो उसके बाद वो करवट नहीं बदलता, धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है। अलेक्जेंडर ने इस बार आर्यन की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह मेरे भाई, अब साइंस में तुम भी बहुत बड़ी तरक्की कर लोगे शायद। वैसे माफ़ करना, मैं खुद ही ये बात भूल गया था। गड्ढे को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अचानक ही अलेक्जेंडर ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखा और आर्यन की ओर देख कर कहा, अरे यार, मगर यहाँ पर बहुत अंधेरा है। इतने अंधेरे में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपना पूरा बचपन एक अंधेरे में कमरे में कैसे गुजारा है, अब मरने के बाद भी अगर मुझे अंधेरे में रहना पड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर तक अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन भी अपने गालों पर उंगलियां फेरते हुए कुछ सोचता रहा। उसके बाद अचानक ही आर्यन के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। आर्यन ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्यों न हम एक काम करें, हम अभी से इसके अंदर एक टॉर्च रख देते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि ज़्यादा अंधेरा है तुम टॉर्च ऑन कर लेना। अलेक्जेंडर ने आर्यन की पूरी बात सुनी और फिर अपने कमरे पर अपने दोनों हाथ रखकर कुछ देर के लिए अपना पांव पटकते हुए कुछ सोचने लगा। उसके बाद अचानक ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर मायूसी छा गई। अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे टॉर्च बैटरी पर चलती है और बैटरी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन चलेगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आर्यन ने अपने सर पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, सॉरी, मैं तो ये भूल ही गया था। फिर अचानक कुछ देर बाद आर्यन के दिमाग में एक बात आई। आर्यन ने एक्साइटेड होकर अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, अरे फिक्र मत करो, दादी माँ के पास एक स्पेशल हीरा है। वो हीरा ऐसा है कि अगर रात में उस हीरे को डिब्बे से निकाला जाए तो वो ग्लो करता है। आर्यन की बात सुनकर अलेक्जेंडर भी काफ़ी हैरान रह गया। अलेक्जेंडर ने आर्यन से पूछा, क्या सचमुच दादी माँ के पास ऐसा हीरा है? अपना सिर हाँ में हिलाते हुए आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, हाँ बहुत कीमती हीरा है, वो दादी माँ किसी को नहीं देती। मैंने भी एक बार दादी माँ से वो हीरा मांगा था, मगर उन्होंने मुझे वो हीरा नहीं दिया था। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं वो हीरा तुम्हारे लिए ज़रूर चुरा कर रहूँगा और वो हीरा तुम्हारे साथ यहीं पर गाड़ दूँगा ताकि तुम्हें कभी अंधेरा न महसूस हो। आर्यन की बात सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने हाथ मसलते हुए अलेक्जेंडर ने फिर से एक बार गड्ढे की ओर देखा और आर्यन से कहा, चलो ज़्यादातर सब काम तो हो गया है, सारे इंतज़ाम हो गए। हाँ बस अगर मुझे ठंडी लगे तो एक ब्लैंकेट की ज़रूरत होगी। हम एक ब्लैंकेट भी लाकर अभी यहाँ पर रख देते हैं। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही आर्यन ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ा और उसे गड्ढे से बाहर खींचते हुए कहने लगा, हाँ, मगर ज़रा आवाज़ धीमी रखना, अगर पापा को पता चल गया तो पता नहीं हमारी क्या हालत करेंगे। इसके बाद दोनों भाई दबे पैर वापस बंगले के अंदर चले गए। अनिका सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी, मगर दोनों भाइयों को रोकने की न तो अनिका में हिम्मत बची थी और न ही अनिका में अब वो हौसला बचा था। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि रोहित भी अनिका के ठीक पीछे खड़े होकर सब कुछ देख और सुन रहा था। रोहित अच्छी तरह से जान चुका था कि अनिका की क्या हालत थी। अनिका के इमोशनल टर्बुलेंस को कुछ कम करने के लिए रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुराकर कहा, चलो एक बात तो पक्की हो गई कि बच्चे मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। पता नहीं, मुझे तो दोनों लड़के राक्षस ही समझते हैं। अनिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें तो रिया ज़्यादा पसंद है। रोहित ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटे ज़्यादा पसंद है। कुछ देर तक अनिका और रोहित दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कुछ देर तक अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद अनिका की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे।
अनिका ने धीरे से अपना सर रोहित के कंधों पर रख दिया। जैसे ही अनिका को सहारा देते हुए रोहित अनिका को फिर से बंगले की ओर ले जाने लगा, तब अचानक ही रोहित की नज़रें एक काले साए पर पड़ी। जैसे रोहित ने कॉरिडोर की लाइट ऑन की, रोहित ने देखा कि अनिका और रोहित के ठीक सामने आशीष खड़ा था। अनिका और रोहित को देखकर आशीष ने अपनी नज़रें झुका ली। बच्चों की इस तरह की हालत देखकर आशीष को अपने आप पर घिन होने लगी थी। आखिर अनिका और रोहित ने आशीष की जान बचाने के लिए ही नन्हे अलेक्जेंडर की जान को दांव पर लगा दिया था। आशीष वैसे तो यह बात कई बार अनिका और रोहित से कह चुका था, मगर अलेक्जेंडर की हालत देखते हुए आशीष ने रोहित और अनिका से कहा, यह सब कुछ तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? ज़रा मुझे बताओ, मैं ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या करूँगा जो ज़िंदगी मैंने एक बच्चे से चुराई है। अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ नज़र आने लगी है। मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के लिए तुम दोनों ने जो कीमत चुकाई है उसका कर्ज तो मैं आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकूँगा। अनिका और रोहित अच्छी तरह से जानते थे कि आशीष के मन में इस वक्त क्या चल रहा था, मगर आशीष की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने आशीष के कंधों पर हाथ रखा और कहा, देखो, हमने जो कुछ भी किया हम उसका कोई अफसोस नहीं है। यह फैसला खुद अलेक्जेंडर ने ही लिया है, हमने तो बस उसकी मांगों को पूरा किया है। जब आशीष ने अनिका और रोहित आपस में बात कर रहे थे, तब अचानक आर्यन और अलेक्जेंडर भी वहीं आ पहुँचे। अलेक्जेंडर ने रोहित और अनिका को आशीष को एक साथ देखकर आर्यन से कहा, देखो, बड़े लोग भी हमसे छुपा कर रात में जागा करते हैं। अनिका ने अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, हम लोग तो बस बच्चों पर नज़र रखने के लिए जागते हैं और बच्चे हमारी नींद उड़ाने के लिए। यही फ़र्क है हम दोनों के छुपाने में। अनिका की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। तभी नन्हे आर्यन ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, अलेक्जेंडर सिर्फ इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगर वह सो गया तो सुबह जाग नहीं पाएगा। अनिका ने बड़े ही प्यार से इस बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अलेक्जेंडर जानता था कि अनिका सिर्फ अलेक्जेंडर को हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रही थी, मगर अलेक्जेंडर इस वक्त किसी से आर्गूमेंट नहीं करना चाहता था। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर प्यार से देखते हुए कहा, मम्मा, क्या आप मेरी एक विश पूरी करेंगी? अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, ज़रूर मेरे बेटे, तुम जो कहोगे वह तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए करेंगी। अलेक्जेंडर ने कुछ देर तक अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, मम्मा, क्या आप मुझे प्यार से गले लगा सकती हैं? अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अनिका घुटनों के बल बैठ गई और अलेक्जेंडर को अपनी बाहों में जकड़ते हुए अनिका ने अलेक्जेंडर को गालों पर किस की। कुछ देर बाद जब अनिका ने अलेक्जेंडर को अपनी बाहों से छोड़ा तो आशीष की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, क्रिस्टोफर डैड, क्या आप अपना सर झुका सकते हैं? आशीष भी बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर की ओर अपना सर झुकाकर खड़ा रह गया। अलेक्जेंडर ने कुछ देर तक आशीष की आंखों में देखा, फिर अनिका की ओर देखकर पूछा, मुझे लगता है यह मेरे अच्छे पापा हैं। अगर क्रिस्टोफर डैड से मिलना हो तो मुझे क्या करना होगा? नन्हे से अलेक्जेंडर के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका ने कहा, वह तुम्हारे बुरे पापा हैं और तुम्हारे अच्छे पापा के शरीर से कुछ ही दिनों में तुम्हारे बुरे पापा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह बात सुनी, अलेक्जेंडर ने अनिका से पूछा, तो क्या वह मर जाएंगे? अनिका और आशीष दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी आशीष ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, हाँ, वह मर जाएंगे। अलेक्जेंडर यह जवाब सुनने के बाद गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर पूछा, उन्हें मरने में कितने दिन लगने वाले हैं? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे पापा को ठीक होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। उन्हें ठीक कर दें मम्मा, उन्हें ठीक कर देंगी और उसके बाद तुम्हारे बुरे पापा हमेशा हमेशा के लिए हम सबकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तभी अलेक्जेंडर ने फिर से अनिका की ओर देखकर कहा, अगर वह मर गए तो क्या आप लोग उन्हें मेरे बगल में यहीं गार्डन में दफन कर सकते हैं? अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें भर आई। अनिका और रोहित ने लाख समझाने की कोशिश की थी कि क्रिस्टोफर अच्छा आदमी नहीं था और उसने अलेक्जेंडर का फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, मगर अलेक्जेंडर के दिल में क्रिस्टोफर के लिए फीलिंग्स बदली नहीं। अलेक्जेंडर ने फिर से मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से पूछा, क्या क्रिस्टोफर डैड अच्छे नहीं हो सकते? इस बार अनिका नन्हे से अलेक्जेंडर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए अलेक्जेंडर का दिल रखते हुए अनिका ने कहा, ज़रूर ऐसा हो सकता है,
तुम्हारे क्रिस्टोफर डैड अच्छे हो सकते हैं। यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर चमक आ गई। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, मैं उन्हें अपनी आंखों से अच्छा होता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकती हो? अनिका ने प्यार से अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तुम ज़रूर देखोगे। अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अनिका की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अनिका से पूछा, अगर मैं सो गया तो क्या कल सुबह जाग पाऊंगा? अनिका अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठाकर बच्चों के बेडरूम में ले गई और अलेक्जेंडर को प्यार से बिस्तर पर लेटाते हुए अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, तुम ज़रूर जागोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद अनिका ने बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर की छाती पर थपकियां देते हुए अलेक्जेंडर को सुला दिया। जैसे ही अनिका बच्चों के बेडरूम से बाहर आई, अनिका ने देखा कि आर्यन अपनी आंखों से आंसू लिए अनिका की ओर देख रहा था और दबी हुई आवाज़ में अनिका से पूछ रहा था, मम्मा कल सुबह अलेक्जेंडर जागेगा ना? दरअसल इस बात का जवाब तो खुद अनिका के पास भी नहीं था। अनिका भी भरी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने जब अनिका से कहा था कि वह आशीष का इलाज करने के लिए V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज का इस्तेमाल करे, तब अनिका ने सिर्फ रोहित पर भरोसा रखकर ही वह कदम उठाया था। अनिका को इस दुनिया में अब सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा था तो वह सिर्फ रोहित पर था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित के पास उसकी हर एक एक्शन का एक प्लान होता था। अनिका को भरोसा था कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए भी ज़रूर रोहित ने कोई प्लान सोच कर रखा होगा, मगर अनिका खुद भी यह नहीं जानती थी कि वह प्लान क्या था और रोहित किस वक्त उस प्लान को अमल में लाने वाला था, या फिर रोहित ने सचमुच आशीष के एहसानों को चुकाने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। बच्चों के सोने के बाद रात भर आशीष, अनिका और रोहित को नींद नहीं आई। वह तीनों अलेक्जेंडर के जागने का इंतजार कर रहे थे। जब सुबह हुई तब आशीष फ्रेश होने के लिए कुछ देर अपने कमरे में गया। जब आशीष अपने वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा धो रहा था, तब अचानक आशीष की नज़रें अपने सामने आईने से टकराई। धीरे धीरे आशीष की आंखों का रंग बदलने लगा था। अचानक ही आशीष की आंखें लाल होने लगी। तभी अपने चेहरे से पानी साफ करते हुए आशीष ने आईने में देखकर अपने आप से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी अचानक आशीष की आवाज़ में भारीपन आ गया। इस बार क्रिस्टोफर ने अपनी भारी आवाज़ में आशीष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम आज मुझे मारने वाले हो। तुम कितने घटिया आदमी हो। तुमने इतनी गहरी प्लानिंग करके मुझे मेरे बेटे के सामने विलेन साबित कर दिया। तुमने उसकी नज़रों में मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की। लोगों के सामने तुमने मुझे विलेन बना दिया, मगर यह लोग बेवकूफ़ हैं। वह लोग तुम्हारा असली चेहरा नहीं जानते। हम दोनों में अगर कोई ज़्यादा खतरनाक है तो वह मैं नहीं, तुम हो। तभी अचानक अपने चेहरे पर चश्मा लगाते हुए आशीष ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बाहर नहीं आने दिया ताकि तुम मेरी इंसल्ट करो। आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैंने सोचा तुम्हें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर आकर मेरी इंसल्ट करो। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपने चेहरे से चश्मा उतारते हुए आशीष से कहा, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हो। हमने तय किया था कि हम दोनों मिलकर किंग का सामना करेंगे। हाँ, मैं बचपन से काफ़ी गुस्सैल था। मुझे शांत करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। तुम मेरी ज़िंदगी में आए। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम अपनी प्लानिंग के ज़रिए बूढ़े किंग को मेरे साथ मिलकर हराओगे। बूढ़ा किंग तो तुम्हारी प्लानिंग के सामने पहले ही फेल हो चुका था, मगर उसके बाद भी तुमने अपनी खतरनाक प्लानिंग जारी रखी। सबके सामने मुझे बुरा साबित कर दिया और अब मेरे बेटे की नज़रों में भी मुझे विलन बनाना चाहते हो। तुम सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, मगर मेरे बेटे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तभी अचानक अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, कौन मानेगा तुम्हारी बात? कौन मानेगा? लोगों की नज़रों में, कानून की नज़रों में और बहुत जल्द तुम्हारे बेटे की नज़रों में भी मैं तुम्हें विलन साबित करूंगा। यह मत भूलो कि मैं तो स्पेशल डिपार्टमेंट का एक एजेंट हूँ। इस शरीर में जितने भी बुरे काम किए हैं, जितने भी गुनाह किए हैं, वह सब तो क्रिस्टोफर यानी कि तुमने किए हैं। आशीष तो बिल्कुल बेकसूर है। मैं तो स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद करने वाला एक एजेंट हूँ। अनिका और रोहित का हमदर्द, बच्चों की जान बचाने वाला, और तुम एक खतरनाक मुजरिम। अब तुम जिंदा रहकर करोगे क्या? यह मत भूलो कि हम दोनों में अगर यह शरीर तुम्हें मिल जाता है तब भी कानून तुम्हें मौत की सज़ा सुनाएगी। इससे तो बेहतर है कि अनिका ही तुम्हें मार दे। वैसे भी तुम अनिका से प्यार तो करते ही हो। उसके हाथों मरोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तभी क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आशीष से कहा, तुम झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो। मैं अनिका से प्यार नहीं करता। मैं तो सिर्फ उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था।
क्योंकि मुझे अगर इस दुनिया में खुद से ज़्यादा कोई शक्तिशाली और पावरफुल लगता था तो वो सिर्फ अनिका थी। इसलिए मेरे सर पर यह जुनून छाया रहता था कि मैं अनिका को अपना गुलाम बनाऊं। जहाँ तक बात रही मेरे बुरे कामों की, तो मेरे हर बुरे काम की प्लानिंग तुमने की। सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी होती थी। मैं तो सिर्फ वह हाथ था जिसे उसका दिमाग जो कहे वह काम कर देता था। अगर मैं तुम्हारी बंदूक था तो उसे चलाने वाले तुम थे, और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तभी आशीष ने अपने हाथ मसलते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अरे भाई, यह सारी बातें मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करेगा कौन? और अब तो डॉक्टर अनिका, मेरा मतलब है डॉक्टर अमृता की मदद से तुम्हारा बाहर आना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। उसकी दवाइयाँ और उसकी ट्रीटमेंट तुम्हें बाहर आने नहीं देगी। तुम बाहर आओगे नहीं तो कुछ बोल नहीं पाओगे, और अगर तुम बोलोगे भी तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? लोगों की नज़रों में तो तुम विलन हो और मैं हीरो। लोग तो यह भी नहीं जानते कि दरअसल यह शरीर तो तुम्हारा है। मेरी पर्सनैलिटी तो कुछ दिनों के लिए इस शरीर में मेहमान बनकर आई थी, मगर आज देखो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से मेरे कब्ज़े में है। कुछ ही घंटों में तुम्हारी मौत भी हो जाएगी, जिसके बाद यह शरीर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा और मैं आज़ाद। क्रिस्टोफर ने काफ़ी देर तक चीख चीख कर लोगों को बुलाने की कोशिश की, मगर आशीष क्रिस्टोफर को बाहर आने से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही गले के अंदर आशीष क्रिस्टोफर की आवाज़ दबा रहा था। क्रिस्टोफर तड़प तड़प कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर आशीष ने अपने शरीर की सारी नसें दबाकर क्रिस्टोफर को बाहर आने से रोका। आशीष के चेहरे की सारी नसें आईने में साफ नजर आने लगी थी। चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष कोई इंसान नहीं बल्कि कोई टाइम बम था जो कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था। मगर तभी अचानक आशीष अपने शरीर को जोर से झटक दिया और उसके चेहरे की सारी नसें फिर से शांत हो गई। आशीष ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर चश्मा चढ़ाते हुए आईने में देखकर कहा, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है क्रिस्टोफर, थोड़ा आराम कर लो। कुछ ही देर में तुम्हारी महबूबा अनिका तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी।